सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है, बीए प्रोग्राम के हो, बी ऑनर्स के है, बीकॉम के हो, बीकॉम ऑनर्स के हो, मतलब जिस भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, जिस भी कोर्स के स्टूडेंट हो, बस सब्जेक्ट देख लीजिए। जिस भी स्टूडेंट के पास अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये सब्जेक्ट है तो उनके लिए वीडियो होने वाली है, चाहे कोई भी सेमेस्टर के हो, क्योंकि जी में सबका सब्जेक्ट सेम होता है हर सेमेस्टर का। ठीक है, बस ये देख लीजिएगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट है, वैसे तो इस सेमेस्टर में ज़्यादा का सिक्स सेमेस्टर के पास ये सिलेबस है। ठीक है, तो सिक्स सेमेस्टर के बच्चे के लिए वैसे पर्टिकुलर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बट और भी सेमेस्टर के बच्चे देख सकते हैं अगर उनके पास ये सब्जेक्ट है तो। ठीक है, तो सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनके पास भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जी में सब्जेक्ट है, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम ऑल यूनिट्स जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑल यूनिट्स है वो इन वन शॉट में करने जा रहे हैं। मतलब एक ही वीडियो में आपको ऑल यूनिट्स करा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देन अगर मैं ये ऑल यूनिट्स आपकी ये वाली वीडियो करा दूंगी, इसके बाद आपके कुछ दिनों में, मतलब 3 से 4 दिनों में, आपको क्या, आपको जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विद आंसर, वो वाली वीडियो भी आपके पास जल्द से जल्द आ जाएगी। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ भी बन चुकी है। ठीक है, और ये वाली पीडीएफ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर वाली पीडीएफ जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, अगर आप वो लेना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे टेक्स्ट करके ओनली 50 रुपीज़ में आपको ऑल यूनिट्स वाली पीडीएफ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ दोनों 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर ये पीडीएफ आप लेना चाहते हो तो अगर आप ऑल यूनिट्स वाली, मतलब ये जो आपकी पीडीएफ जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, ऑल यूनिट्स वाली पीडीएफ, ये अगर आप लेना चाहते हो, तो अगर आप ये पीडीएफ खरीदना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो ये पीडीएफ आपको विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ के साथ ओनली 50 रुपीज़ में टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज करिएगा, टेक्स्ट कीजिएगा कि मुझे पीडीएफ खरीदनी है, मैं आपको ओनली 50 रुपीज़ में, चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, आपको ऑल यूनिट्स की पीडीएफ भी दूंगी और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी दूंगी। ओनली 50 रुपीज़ में आपको दो पीडीएफ मिल जाएंगे, जिसमें आपके ऑल यूनिट भी रहेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर भी रहेगा। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, ऑल यूनिट्स इन वन शॉट। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आज हम करने जा रहे हैं एक ही वीडियो में सारी यूनिट्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और ये मेरे आपके मेरी टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पीडीएफ में भी मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे पीडीएफ पे। ठीक है ना, ये पीडीएफ अब मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, रोमा जायसवाल 8750, तो फॉलो जरूर करना है। ठीक है, सभी स्टूडेंटों को, क्योंकि न्यू बनाई है, सपोर्ट करना है। ठीक है, मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। इसके बाद मैं क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जल्द से जल्द लाऊंगी। अगर आप जल्द से जल्द 1 के सब्सक्राइबर मैंने अभी बनाई है कर दोगे, तो मैं जल्द से जल्द जितनी जल्दी आप करोगे उतनी जल्दी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो लाऊंगी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये हिंदी मीडियम की पीडीएफ है, देन इंग्लिश मीडियम वाली भी मैं दिखा देती हूँ, सेम पीडीएफ है। ठीक है, चलिए करते हैं हम अपनी ऑल यूनिट्स की सीरीज को स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो हमारा मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो है क्या। इंट्रोडक्शन से जानते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब है क्या। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, business organization is a process in which all the resource such as a capital, labor, machine and land। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी व्यापार को शुरू करने और उसे संचालन करने और उसे विकसित करने के लिए आवश्यक जितने भी संसाधन होते हैं, जैसे कि वो पूंजी, श्रम, चाहे मशीन, चाहे भूमि हो, उन सबको उचित तरीके से संयोजन और प्रबंधन करना, यानी मैनेज करना, ये क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन एक प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, एक संगठन होता है जिसमें क्या होता है, व्यापार का हो, तो व्यापार को शुरू करने में क्या क्या चीज़ें लगेगी, उन सबको मैनेज करना। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब बिजनेस में जो भी चीज़ आपके लिए ज़रूरी होगी, जैसे पूंजी कितनी लगेगी आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस में श्रम कितने लगेंगे, कितने को भर्ती करना है, मशीनें कितने बैठेंगी आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी आपको कंपनी के लिए आपको भूमि कितनी चाहिए, तो ये सब जो संयोजन करता है, आयोजन करता है और इसको मैनेज करता है, प्रबंध करता है, तो उसी को हम कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आई होप आपको ही समझ आया हो। तो सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि व्यापार को अच्छे तरीके से चलाने
कि पूरी योजना और ढांचा, कि एक आपका जो व्यापार आपने शुरू किया है वो कैसे चलेगा, और उसकी क्या प्लानिंग होगी और उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। उसी को हम सिंपल भाषा में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन द कंप्लीट प्लान एंड स्ट्रक्चर ऑफ रनिंग बिजनेस इन अ गुड वे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब हमारे यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया किस चीज़ का, कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो क्या है, क्योंकि आपको सबसे पहले वो जानना ज़रूरी था। तो चलते हैं, हमारा यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। तो हमारे यूनिट फर्स्ट क्या है? हमारे यूनिट फर्स्ट का नाम है व्यवसाय का परिचय। मीन्स जो हमारे यूनिट फर्स्ट का नाम है बिजनेस इंट्रोडक्शन, ठीक है। यानी बिजनेस का परिचय, व्यवसाय यानी बिजनेस, बिजनेस का परिचय आपका यूनिट फर्स्ट है, ठीक है। तो व्यवसाय की इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि जो बिजनेस का परिचय है, तो उसमें आपके बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, ठीक है। तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है उसको जानते हैं। तो business is an economic activities whose main objective is to earn profit by producing, distributing and selling goods and service. It is continuous process involving capital, labor, time and risks. ठीक है। तो व्यवसाय क्या है? व्यवसाय एक आर्थिक गतिविधि है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? माल और सेवाओं का प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना और वितरण करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना और विक्रय करना, यानी उसको सेल करना, ठीक है। और क्या है? प्रॉफिट कमाना, उससे लाभ कमाना। ये एक सतत प्रक्रिया होती है, ठीक है। सस्टेनेबल क्या होती है? प्रोसेस होती है, जिसमें क्या लगता है? एक पूंजी लगती है, कि उसमें कितना पूंजी आपने लगाया और श्रम कितना लगाया, समय कितना लगा रहे हो और रिस्क जोखिम कितना लगा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होता है? बिजनेस कॉन्सेप्ट होता है, मतलब व्यवसाय की क्या होती है? बिजनेस की संकल्पना होती है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब जो हम जानते हैं कि व्यवसाय की मूल बातें कौन कौन सी है, ठीक है, यानी बेसिक ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो दिस इज डन आउट ऑफ द डिजायर टू मेक प्रॉफिट, यानी जो ये लाभ कमाने की इच्छा से किया जाता है। कोई भी व्यवसाय क्यों किया जाता है? क्योंकि हम प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। देयर इज अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। हर बिजनेस में क्या होता है? अनिश्चितता और जोखिम होती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस करोगे आप, आपको नहीं पता वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। इट्स प्रोवाइड्स अ प्रोडक्ट और सर्विस टू सर्व नीड्स ऑफ द कस्टमर। ये ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है और सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। इट इज कंटिन्यूस एंड प्लान एक्टिविटी, यानी ये एक सतत और योजनाबद्ध गतिविधि के साथ होता है। मतलब बिजनेस क्या होता है? एक सस्टेनेबल क्या होती है? प्रोसेस होती है, और एक योजनाबद्ध प्लानिंग के तरीके से किया जाता है कोई भी बिजनेस। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कर दिया जाए, उसमें बहुत सारी प्लान होती है। ऑर्गेनाइजेशन इसलिए तो होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसलिए तो हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब जानते हैं हम व्यवसाय के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है, यानी की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस। तो पहला है कि हमें किसी भी बिजनेस के लिए हमें सबसे पहले प्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। इसके की एलिमेंट्स चार होते हैं। पहला होता है प्रोडक्शन, यानी द क्रिएशन ऑफ गुड और सर्विस, यानी उत्पादन। सबसे पहले आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें आप कौन सा, मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हो उसका उत्पादन जो है वो सबसे पहली चीज होगी, मतलब वस्तु और सेवा का निर्माण करना। क्योंकि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें क्या दे रहे हो? वस्तु दे रहे हो, कोई सामान दे रहे हो, या कोई सर्विस दे रहे हो, जैसे बैंक सेवा, फैसिलिटी सेवा, या कोई जैसे अर्बन कंपनी की घर वाली सेवा होती है, मतलब सेवा दे रहे हो या वस्तु दे रहे हो, ठीक है। सबसे पहले आपका एक कंपनी जो होगी, आपका बिजनेस होगा, उसमें एक प्रोडक्ट तो चुनोगे ना, मतलब वो उत्पादन तो चुनोगे ना, चाहे वो सेवा के रूप में चाहे वो वस्तु के रूप में। दूसरा है मार्केटिंग, यानी डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द मार्केट, यानी उत्पादन को बाजार तक पहुंचाना, ये आपका दूसरा तत्व होगा, ठीक है। क्योंकि आप जो भी आपकी कंपनी में आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसको आपको बाजार तक तो पहुंचाना है ना, तभी तो लोग खरीदेंगे। तीसरा फाइनेंस, यानी अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल एंड रिसोर्स, यानी वित्त, पूंजी और संसाधनों की व्यवस्था। आप कोई बिजनेस खोल रहे हो, उसमें उत्पादन कर रहे हो और मार्केट में भी उसे बेचने के लिए मतलब पहुंचा रहे हो, तो उसमें कितने पैसे लगेंगे उसका क्या करना आपको? उसका पैसे की व्यवस्था करना, ठीक है। तीसरा मैनेजमेंट, यानी कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस, यानी प्रबंधन करना, सभी कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करना, कि वस्तु भी अच्छे से बने, कहाँ पे बने, और उत्पादन कैसा हो, और पहुंचे कैसे मार्केट में, पूंजी कितना लगे, ठीक है। इन सब का क्या है? मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना, ठीक है। तो ये क्या है? एलिमेंट्स है चार, ठीक है, बिजनेस के, व्यवसाय के। तो व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, तो प्रॉफिट अर्निंग करना सबसे पहले। अब कोई भी इंसान बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए करता है, लाभ कमाने के लिए करता है, लाभ अर्जन करने के लिए, ठीक है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज नॉट अर्न प्रॉफिट, ठीक है। तो व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, ठीक है। दूसरा क्या इसका उद्देश्य होता है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन करना, यानी गिविंग कस्टमर द प्रोडक्ट और सर्विस दे नीडेड, ठीक है। यानी ग्राहक को संतुष्ट करना, ग्राहक को उनकी जरूरत के अनुसार उनका उत्पादन और सेवा को पहुंचाना, देना, मतलब जो ग्राहक चाहती है उसी प्रोडक्ट को ग्राहक को देना, ठीक है। तीसरा क्या उद्देश्य होता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी फुलफिलिंग वंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट, यानी सामाजिक उत्तरदायित्व भी होती है बिजनेस का कुछ, कि समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना, ठीक है। कि वो कोई ऐसा प्रोडक्ट ना बनाए जिससे समाज और पर्यावरण की हानि हो, या उसको कुछ जैसे कि हानि पहुंचे या बुरा लगे, ठीक है। तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाना। चौथा क्या है उद्देश्य कि इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, यानी अडॉप्टिंग न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट में, यानी नवाचार और विकास को बढ़ावा देना, यानी नए विचार और नए तकनीकों को अपने प्रोडक्ट में हमेशा बढ़ाते रहना। ये क्या होता है? किसी भी बिजनेस का, किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य होता है, ठीक है। अगर मैं व्यवसाय के उदाहरण दूं कि बिजनेस क्या होता है, मतलब एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ओपनिंग अ शॉप एंड सेलिंग गुड्स, चाहे दुकान को खोलना और मतलब बेचना किसी प्रोडक्ट को, तो वो क्या होता है? बिजनेस होता है, ठीक है ना। कोई भी बिजनेस, चाहे वो रेडी पे कर रहा हो, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी में कर रहा हो। रनिंग अ ट्रांसपोर्ट सर्विस, ठीक है, यानी परिवहन सेवा चलाना, ये भी क्या होता है? बिजनेस होता है। कोई रिक्शा चलाता है, कोई मतलब कोई भी चीज चलाता है, कार चलाता है, ओला चलाता है, ओवर चलाता है, या एक इसकी ओला ओवर वाली कंपनी बना लेता है, तो मतलब क्या है? सब बिजनेस ही तो है। तीसरा क्रिएटिंग एंड सेलिंग मोबाइल्स ऐप्स, कोई मोबाइल ऐप्स बनाना, मोबाइल को सेल करना, ये सभी क्या है? बिजनेस है। ऑपरेटिंग का होटल और कैफे, जो भी ऑपरेटिंग करते हैं होटल को, कैफे को खोलते हैं, वो भी क्या है? एक बिजनेस है, ठीक है। ये सब बिजनेस के एग्जांपल्स है, ठीक है, आप समझ गए। तो अब देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक की व्यवसाय की प्रकृति और क्षेत्र क्या है, मतलब बिजनेस का नेचर क्या है और स्कोप क्या है, ठीक है। तो व्यवसाय की नेचर जानते हैं सबसे पहले, प्रकृति यानी नेचर ऑफ बिजनेस। तो नेचर ऑफ बिजनेस जानते हैं, तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट डील्स विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। It is a continuous process that involves risks in innovations, decision making, and capital investment. यानी व्यवसाय क्या है? एक ऐसी आर्थिक गतिविधि है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु और सेवाओं की उत्पादन को, प्रोडक्शन को, वितरण को, डिस्ट्रीब्यूशन को, विनियम को, यानी सेलिंग्स को, और अ, ये निरंतर प्रक्रिया होती है। मतलब किसी भी व्यवसाय में, किसी भी बिजनेस में ये सारी चीजें होती ही होती है। मतलब सेवा देती देता है बिजनेस, सेवा या गुड्स देगा, प्रोडक्शन करेगा, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, और उसको खरीदना, ये सब तो बिजनेस का काम ही होता है। तो बिजनेस में ये सारी चीज आते हैं, तो बिजनेस का नेचर होता है जिसमें जोखिम भी होती है, ठीक है, नवाचार भी होता है, और निर्णय निर्माण और पूंजी निवेश ये सब शामिल होते हैं, ठीक है। तो व्यवसाय की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं उसको हम जान लेते हैं, ठीक है। की फीचर्स ऑफ बिजनेस, तो इसके पहला फीचर्स होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिजनेस में। सबसे पहली बात, द पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न मनी, हर बिजनेस करने वाले व्यक्ति का यही उद्देश्य होता है, विशेषता होती है कि वो पैसे कमाना चाहता है, ठीक है ना। आर्थिक गतिविधि, व्यवसाय का उद्देश्य धन अर्जन करना ही होता है। दूसरा मोटिवेशनल और प्रॉफिट, यानी एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट, लाभ की प्रेरणा, प्रत्येक जो व्यवसायी है वो लाभ कमाना चाहता है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या हो? लाभ हो, पैसे तो कमाओ पर ज्यादा लाभ भी हो। तीसरा विशेषता होती है प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, यानी इन बिजनेस गुड्स और सर्विस आर मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सचेंज, यानी उत्पादन और जो विनिमय है उसका क्या है? बिजनेस में वस्तु और सेवा का निर्माण हो और उनका विनिमय हो, मतलब खरीद बिक्री हो। मतलब जो भी बिजनेस का व्यक्ति है, जो भी बिजनेसमैन है, उस जो जो भी प्रोडक्ट बना रहा है या जो भी वो सर्विस दे रहा है, उस सर्विस को लोग खरीदे और वो बिके, ठीक है। तो विनियम यानी खरीदना बेचना, ठीक है। चौथा कंटिन्यूटी, यानी बिजनेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट रन्स रेगुलेटरी, यानी निरंतरता, यानी व्यवसाय एक सतत प्रक्रिया है और नियमित रूप से चलता रहे। मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो चलता रहे, हमारा बिजनेस चलता रहे, ठप ना हो। जैसे बहुत सारी, जैसे नोकिया फोन एक टाइम पे चलता था, आज बंद हो गया, ठीक है, स्मार्टफोन चल रहे हैं, तो ऐसा कोई बिजनेस ना हो जो बंद हो जाए, ठीक है। मतलब चलता रहे प्रक्रिया में, ठीक है, ऐसा चुनना, इसकी विशेषता होती है। रिस्क एलिमेंट,
देयर इज ऑलवेज अ रिस्क और ऑफ लॉस और प्रॉफिट इन द बिजनेस, क्योंकि बिजनेस होता ही ऐसा चीज है जिसमें जोखिम तत्व आता ही है। व्यवसाय में हमेशा ही हानि या लाभ जोखिम बना ही रहता है। या तो आपको बिजनेस करोगे तो आपको लाभ हो जाएगा या तो हानि हो जाएगी, दोनों में से कोई ना चीज तो होना ही होना है। छठी चीज की कस्टमर ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। कस्टमर ओरिएंटेड होता है, क्यों? क्योंकि द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू सर्व द नीड्स ऑफ कस्टमर, यानी ग्राहक उन्मुखता होता है। व्यवसाय का उद्देश्य हमेशा ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है कि हमारे कस्टमर क्या चाहते हैं, वही प्रोडक्ट और सर्विस देना। सातवां इनोवेशन, यानी चेंज एंड इनोवेशंस आर नेसेसरी अकॉर्डिंग टू टाइम इन बिजनेस, यानी समय के अनुसार क्या है, अपने प्रोडक्ट्स में अपने सर्विस में क्या है, परिवर्तन लाते जाओ और नवाचार को बढ़ाते जाओ। मान लो जैसे कि कोई साबुन की कंपनी है, तो अब टाइम टू टाइम क्या है, जैसे गर्मी आए तो लेमन वाला लाए, सर्दी आए तो जैसे अलग अलग टाइप का लाए। जैसे कि कपड़े की है तो कपड़े की कोई है तो ठंडी में ठंडी के कपड़े लाए, मतलब अपने अनुसार अपने आप को बदलते रहे, ठीक है, नवाचार उसे ही कहते हैं। तो अब जानते हैं कि हम बिजनेस का स्कोप क्या है, ठीक है, व्यवसाय का क्षेत्र, स्कोप ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो व्यवसाय का जो क्षेत्र है यानी जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, ब्रॉड होता है, व्यापक होता है, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधि को सम्मिलित करता है और तीन मुख्य भागों में बांटते हैं हम स्कोप को, बिजनेस के स्कोप को, ठीक है। ठीक है, थ्री मेन पार्ट्स होते हैं इसके। बिजनेस का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, इंडस्ट्री, यानी उद्योग। यह उत्पादन से संबंधित क्षेत्र होता है जिसमें वस्तु और सेवा का निर्माण होता है। इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री होती है जहाँ पे बिजनेसमैन का प्रोडक्ट बन रहा होता है, चाहे वो प्रोडक्ट कोई मतलब जो भी वो सेवा दे रहा है चाहे प्रोडक्ट बना रहा है उसका निर्माण होता है। जैसे कि अगर कोई बैंक है तो इंडस्ट्री उसकी कहाँ होगी, जहाँ पे उसकी सेवा दी जा रही होगी, ठीक है। कोई प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट कहाँ पे बन रहा है, वो उसकी इंडस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। तो इंडस्ट्री के प्रकार भी होते हैं, यानी टाइप्स भी होते हैं इंडस्ट्री के, ठीक है। पहला होता है विनिर्माण उद्योग, यानी मैन्युफैक्चरिंग। तो किसी भी इंडस्ट्री में सबसे पहले प्रोडक्ट का क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है वो प्रोडक्ट, ठीक है। वो प्रोडक्ट विनिर्माण होता है, मतलब बनता है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट मान लो साबुन है तो वो साबुन बनेगा, मैन्युफैक्चर होगा। जैसे कि वस्त्र निर्माण, औषधियाँ, मोबाइल, ये सब क्या है, ये सब इंडस्ट्री में तो बनती है, मैन्युफैक्चर तो होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है, प्रक्रिया आधारित उद्योग, यानी प्रोसेस बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल सुगर्स मिल, केमिकल इंडस्ट्री, ये सब क्या होते हैं, प्रोसेस बेस्ड इंडस्ट्री होते हैं, ठीक है। जिसमें क्या है, बहुत सारे प्रोसेस के द्वारा क्या है, इन इस बिजनेस को करा जाता है। जैसे मिल्स हो गया, केमिकल्स हो गया, ये एक एक बज्जी में आप इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तीसरा है सर्विस इंडस्ट्री, जैसे कि बैंकिंग, टूरिज्म, एजुकेशन। ये सब प्रोडक्ट तो नहीं है ना, आप उठा के किसी को दे दोगे, बैंक या किसी को पर्यटन क्षेत्र ताजमहल किसी को उठा के दे दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। जैसे कि कोई स्कूल आपको पसंद आया वो किसी को उठा के दे दिया, ऐसा नहीं होगा ना। यानी ये सेवाएं होती हैं जिसको हम ले नहीं सकते, मतलब ले सकते हैं, महसूस करके ले सकते हैं, ज्ञान के तौर पे ले सकते हैं, अनुभव के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है ना। और उठा के हाथों से टेंजिबल नहीं होता, ठीक है ना। तो दूसरा क्या है, वाणिज्य। वाणिज्य यानी कॉमर्स, यानी यह उत्पाद यानी प्रोडक्ट जो होता है और उत्पाद से उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। माने मैन्युफैक्चर से जो खरीदने वाला कंज्यूमर्स होता है उसके पास पहुंचाने की क्या होती है, प्रक्रिया होती है प्रोडक्ट की, ठीक है। उसको हम कहते हैं वाणिज्य। वाणिज्य के अंतर्गत क्या आते हैं, ठीक है, तो डिलीवरी सर्विस आती है और मार्केटिंग एक्टिविटीज आती है। यानी डिलीवरी सर्विस में क्या करते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, वेयर हाउसिंग के जरिए और इंश्योरेंस के जरिए क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे हम जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से कहाँ पे हम करते हैं, प्रोडक्ट को कंज्यूमर के पास, ठीक है। वही विपणन क्रिया में जैसे विज्ञापन, बिक्री, इन सब के द्वारा अपने प्रोडक्ट की क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। वही तीसरा है व्यावसायिक सेवा, यानी बिजनेस सर्विस। ये क्या है, इनमें से सेवाएं आती हैं, इनमें वो जो व्यवसाय संचालन में सहायता करती है। एक बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो चीज़ें लगती हैं उसको हम कहते हैं व्यावसायिक सर्विस, ठीक है, बिजनेस सर्विस। इसमें क्या है, बैंकिंग सेवा आ जाती है, बीमा सेवा आ जाती है, ई कॉमर्स सेवा आ जाती है, परामर्श सेवा आ जाती है। आप कोई बिजनेस खोल रहे हो, आप आपको बैंकिंग बैंकिंग सेवा तो चाहिए ना, अब आपका माल जो भी जाएगा आएगा,
या तो इन सब की आप पैसे जो दोगे वो सब बैंक से ही करते हैं ना, तो बैंकिंग सेवा तो होनी चाहिए। दूसरा बीमा, आपके बिजनेस को नुकसान कभी हो गया तो बीमा कंपनी बीमा खुलवाते हैं ना बिजनेस वाले। तीसरा ई कॉमर्स, आपका प्रोडक्ट है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब पे आपका प्रोडक्ट मिले, ठीक है। तीसरा परामर्श सेवा, आपको बिजनेस कैसे करना है, पोर्टफोलियो वगैरह इन सब में भी आपका इन्वेस्ट रहता है, ठीक है। तो तीसरा टॉपिक है हमारा कि व्यवसाय एक प्रणाली के रूप में, मतलब बिजनेस एज अ सिस्टम, ठीक है। तो बिजनेस एज अ सिस्टम क्या है? तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो अ बिजनेस कैन बी वीव एज अ सिस्टम बिकॉज इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ components and subsystems that work together to achieve an objective such as making a profit, serving customers and achieving growth, ठीक है। यानी व्यवसाय को एक प्रणाली या सिस्टम के रूप में देखा जाता है क्योंकि ये कई घटकों और उप प्रणालियों का एक क्या होता है, संगठित समूह होता है जो कि मिलकर उद्देश्य उसका क्या होता है, लाभ कमाना, ग्राहक को सेवा देना और विकास पाना, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, एक व्यवसाय का, एक बिजनेस का क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। तो इसी को हम कहते हैं बिजनेस का सिस्टम है ये, ठीक है। तो प्रणाली का अर्थ क्या होता है, सिस्टम का अर्थ क्या होता है, मीनिंग सिस्टम मीन्स क्या होता है, आप कमेंट में बताइए, ठीक है। तो सिस्टम मीन्स अ ग्रुप ऑफ क्या है, इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन पर्पस, ठीक है। यानी प्रणाली का अर्थ क्या होता है, एक ऐसा समूह होता है जो आपस में जुड़े हुए विभिन्न तत्व से मिलकर कार्य करता है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति करता है। यानी प्रणाली क्या होती है, प्रणाली एक समूह होती है जो आपस में बिजनेस में जुड़ी होती है और बिजनेस का जो भी उद्देश्य है, गोल है, उसको पूरा करता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। एलवी यादव वाला सिस्टम नहीं, ठीक है ना। तो उदाहरण के तौर पे क्या लिखोगे एग्जाम्पल में, तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक प्रणाली है, प्रणाली है ना, जिसमें क्या होता है, कंप्यूटर में इनपुट्स होते हैं, प्रोसेसर होता है, आउटपुट होता है, तो सभी भाग एक दूसरे से मिल के बनते हैं और तब जाके हम कंप्यूटर का उपयोग कर पाते हैं ना। तो वैसा ही बिजनेस है, बिजनेस में इनपुट प्रोसेस क्या हो रहा है, उसमें वो कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है, बन रहा है, जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सेल्स हो रहा है, ठीक है, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, उसमें पैसे कितने लग रहे हैं, बेनिफिट वगैरह, जो इस सब इनमें जो सारी चीजें आती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस का सिस्टम है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। तो की कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस अ सिस्टम, तो जो की कंपोनेंट्स जानते हैं हम, घटक क्या है प्रमुख बिजनेस के, मतलब व्यवसाय प्रणाली के, बिजनेस सिस्टम के। तो पहला है इनपुट। इनपुट क्या है, व्यवसाय में उपयोग होने वाले संसाधन, जितने भी बिजनेस में यूज होने वाले जो संसाधन होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, इनपुट कहलाते हैं। जैसे कि पूंजी कितनी लगी किसी बिजनेस में, आपने कितने पैसे लगाए, कितना श्रम लगाया आपने, कच्चा माल कितना ले रहे हो, इन सब की जानकारी, मतलब आपकी मतलब बिजनेस में जो भी चीज़ आप लगा रहे हो, प्रॉफिट लगा रहे हो, मैन्युफैक्चर लगा रहे हो, उन सब में कितना पैसे लग रहे हैं आपके और कितना माल लग रहा है, कितना समय लग रहा है, ये सब आपका इनपुट हो गया। वहीं आपकी प्रक्रिया दूसरा होगा, दूसरा प्रमुख घटक दूसरे क्या होता है, प्रक्रिया यानी प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, इनपुट को उपयोगी उत्पाद और सेवाओं में बदलने की प्रक्रिया, मतलब जो इनपुट है उसको प्रोडक्ट में और सेवा में बदलने की प्रक्रिया। अब आपने जो पूंजी श्रम और कच्चा माल लगाया, आप उस पूंजी से, श्रम से, कच्चा माल से क्या करोगे, एक प्रोडक्ट बनाओगे, एक उत्पाद बनाओगे, या आप एक सेवा बनाओगे, ठीक है। तो इस मतलब उत्पाद और सेवा बनाने की जो प्रक्रिया होती है इन तीन चीज़ों से, चार चीज़ों से, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि प्रक्रिया के तहत कोई चीज़ बनेगी ना, मैन्युफैक्चर क्या होता है, प्रक्रिया के तहत होता है। जैसे निर्माण करना, पैकेजिंग करना और उसका प्रबंधन करना। वही तीसरा प्रमुख एलिमेंट्स क्या है, ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है, घटक। तो आउटपुट, आउटपुट क्या होते हैं, तैयार माल या सेवा को ग्राहक को प्रदान की जाना। देखो इनपुट यानी जो अंदर सामान लगता है, प्रोसेस में जो बना, अब प्रोसेस में बन गया सामान, ठीक है, आपको प्रोडक्ट या सर्विस बन गया, अब उस सर्विस को या उस प्रोडक्ट को ग्राहक तक कैसे पहुंचाओगे, अब ये चीज आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। अब प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया क्या होता है, फीडबैक, ग्राहकों से सेवा प्राप्त सुझाव, शिकायतें और प्रतिक्रिया जैसे व्यवसाय में सुधार होता है, इसको हम क्या कहते हैं, चौथा घटक कहते हैं, ठीक है। आपका प्रोडक्ट में आपने पूंजी श्रम कच्चा माल सब लगा लिया, उसके बाद उसका प्रोसेस हुआ, प्रक्रिया हुई, जिसमें उस वो प्रोडक्ट या सेवा में बदल गया। अब प्रोडक्ट या सेवा में बदल गया, उसके बाद आउटपुट हुआ, ठीक है, यानी वो सेवा ग्राहकों तक पहुंची। अब ग्राहकों ने उसको उपभोग किया, ठीक है, उसको यूज किया, कंज्यूम किया, उसके बाद क्या है, उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो सुझाव देगा, अगर उस प्रोडक्ट में कोई शिकायत है
तो शिकायत के बारे में बताएगा, या कुछ प्रोडक्ट में बदलाव चाहता है तो उसके बारे में वो फीडबैक देगा, चाहे अपने दोस्त को बताएगा, चाहे आपका ऑनलाइन प्रोडक्ट लिया है तो मेल करेगा आपको, कुछ लिखेगा, ठीक है। मतलब किसी भी प्रतिक्रिया के माध्यम से आपको वो फीडबैक देगा। तो ये उसके चार क्या होते हैं, घटक होते हैं, किसके, बिजनेस सिस्टम के, ठीक है। तो व्यवसाय प्रणाली के प्रकार भी होते हैं, टाइप्स भी होते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस सिस्टम, उसको भी जान लेते हैं हम, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिजनेस सिस्टम, तो पहला होता है प्रोडक्शन सिस्टम, यानी इसमें क्या है, सबसे पहले मतलब प्रोडक्ट सिस्टम में सबसे पहले आपका जो भी बिजनेस है उसमें आप प्रोडक्ट दे रहे हो कि गुड्स दे रहे हो कि सर्विस दे रहे हो, वो करना, ठीक है। दूसरा मार्केटिंग सिस्टम, यानी आपने जो प्रोडक्ट या सर्विस जो आपका बिजनेस में आपने कर रहे हो, बना रहे हो, उसको मार्केट में कैसे आपको लॉन्च करना है, मार्केटिंग सिस्टम कैसे फैलाना है। तीसरा फाइनेंसिंग सिस्टम, यानी आपका क्या है, फाइनेंस देखना है कि आपके जो कितने पैसे लगेंगे आपको बनाने में, प्रोडक्शन में और मार्केटिंग में, उन सब का सिस्टम, ठीक है। चौथा ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, यानी एचआर सिस्टम। एचआर सिस्टम क्या करते हैं, एचआर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन सब हैंडल करते हैं, एचआर क्या करते हैं, हायरिंग करते हैं ना। और चौथा पांचवा इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, जिसमें जानकारी रखी जाती है, ठीक है। मानव संसाधन प्रणाली और सूचना प्रणाली, कि आपके जो बिजनेस है उसमें आप कंपनी में लोग भर्ती करते हो ना, तो कौन भर्ती करता है, एचआर ही तो करता है ना। फिर उसके बाद सूचना प्रणाली, ठीक है। तो ये सभी उप प्रणाली मिलकर क्या करते हैं, व्यवसाय यानी बिजनेस को सुचारू रूप से चलाती है, ठीक है, रन करती है, ठीक है। तो व्यवसाय प्रणाली के लाभ को भी जान लेते हैं, एडवांटेज ऑफ बिजनेस एज अ सिस्टम। तो क्या है, एडवांटेज जानते हैं, तो बेटर कोऑर्डिनेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी बेहतर समन्वय देखने को मिलता है इसमें, इसका फायदा होता है, और कार्य विभाजन होता है। वहीं दूसरा, संसाधनों का कुशल उपयोग होता है। तीसरा, लक्ष्य प्राप्ति में सहायता होता है। चौथा, ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार लचीलापन होता है बिजनेस, क्योंकि लोगों को प्रोडक्ट नहीं पसंद आया तो वो क्या कर देगा, फीडबैक दे देगा, अपना प्रतिस्पर्धा में बढ़त करता है, ठीक है। कॉम्पिटिटर तो रहते ही हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है, क्यों बिजनेस करते हैं, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो परिचय जानते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो बिजनेस इज नॉट ओनली मीडियम टू अर्न प्रॉफिट, but it also means to serve the society, consumer, employees and nations. Thus business has many objective, economic, social, human development. यानी जो व्यवसाय है केवल लाभ कमाने का एक जरिया नहीं है, माध्यम नहीं है, बल्कि क्या है, ये समाज, ग्राहक और कर्मचारियों को क्या है, राष्ट्र की सेवा के जरिए जोड़ना भी है, ठीक है, और राष्ट्र को सेवा देना भी है, ठीक है। अंततः व्यवसाय यानी बिजनेस जो है उसके कई उद्देश्य होते हैं, ठीक है, बहुत सारे उसके क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो कि इकोनॉमिक, आर्थिक भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, मानवीय विकास भी होते हैं। ये सारे क्या है, एक बिजनेस का उद्देश्य होता है। सिर्फ आर्थिक लाभ कमाना तो होता ही होता है, साथ में सामाजिक और मानवीय विकास भी होता है। तो व्यवसाय के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से होते हैं बिजनेस के, उसको हम जानते हैं। सबसे पहले आर्थिक विकास में हम देखते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में। तो इकोनॉमिक में अगर बात करें तो सबसे पहले लाभ कमाना होता है, यानी प्रॉफिट अर्निंग करना होता है किसी भी बिजनेस का। प्रत्येक व्यवसायी, प्रत्येक बिजनेस का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मुख्य उद्देश्य, वो लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना, ताकि वह अपने व्यवसाय को यानी बिजनेस को स्थायी रूप से क्या करे, चला सके, रन कर सके, ठीक है। वही दूसरा उद्देश्य क्या होता है आर्थिक में बिजनेस का, कि उत्पादन और सेवा प्रदान करना, यानी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी व्यवसायी यानी बिजनेस जो है वो ग्राहकों की जरूरत यानी नीडेड को समझे और उनके अनुसार क्या करे, वस्तु और सेवा उपलब्ध कराए, किसको, कंज्यूमर को, ठीक है। वही तीसरा उद्देश्य क्या होता है आर्थिक में, इकोनॉमिक में, तो बाजार विस्तार यानी मार्केट एक्सपेंशन, यानी व्यवसाय का उद्देश्य अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंचना होता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर की हो, ठीक है। चौथा क्या आता है आर्थिक में, आर्थिक उद्देश्य में, कि नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बनाना, यानी इनोवेशन और कंपटीशन को, यानी नई तकनीक को अपने प्रोडक्ट, अपने अपने सर्विस में अपना के नई प्रोडक्ट को और बेहतर बनाया जाए, जिससे आपका कॉम्पिटिटर क्या हो, उससे आप बने रहो और आपका प्रोडक्ट उनसे ज़्यादा बिके, ठीक है, और आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो अब जानते हैं हम सामाजिक उद्देश्य बिजनेस का, यानी सोशल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्या है, उचित मूल्यों पर गुणवत्ता युक्त उत्पादन आपको मिल सके, यानी अच्छे कीमत पे क्या है, आपको अपने
अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट दे रहा है या कोई सर्विस दे रही है, तो ऐसा नहीं है कि आसमान छू ले उसका प्राइस। ऐसा दाम होना चाहिए जो सामाजिक हो, यानी समाज के लोग ले सके, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, उपभोक्ता को सही दाम और अच्छी वस्तु और अच्छी सेवा देने का पूरा पूरा क्या है, वो उत्तरदायित्व होता है उस चीज का, ठीक है। सामाजिक में दूसरी क्या आ जाती है कि रोजगार सृजन करना, ये भी एक बिजनेसमैन का एक उद्देश्य होता है, जो कि सामाजिक उद्देश्य होता है। अगर आप कोई कंपनी खोल रहे हो आप, जो है वो, तो फिर क्या है, व्यवसाय लोगों को इसमें काम देता है, ठीक है। कोई भी बिजनेस खुलता है उसमें फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, जो कि बेरोजगारी लोगों को काम देता है। तो बिजनेस, इसलिए तो कहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा क्या है, भारत में बिजनेस लोग क्या है, बिजनेस के सेक्टर में आगे जाए, ठीक है। इंटरप्रेन्योरशिप, तो ये सब क्या है, भारत के लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिलेगी इससे, ठीक है ना। वही पर्यावरण की भी रक्षा क्या है, सामाजिक उद्देश्य होता है एक बिजनेस का, यानी पर्यावरण संवेदनशील तरीके से उत्पादन बनाए। कोई ऐसा प्रोडक्ट ना बनाए जो पर्यावरण के आपको या समाज के आपको नुकसान पहुंचाए। तो ये भी एक बिजनेस और बिजनेसमैन का एक क्या है, उद्देश्य होता है। चौथा, सामुदायिक कल्याण करना, यानी आपका बिजनेस से क्या हो, शिक्षा में कोई सुधार हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे पानी में हो, चाहे सड़कों में योगदान देना। जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं, वो भी तो एक बिजनेस होता है। प्राइवेट अस्पताल, कोई पानी की फैक्ट्री होती है, या सड़क निर्माण करते हैं ना, अडानी वगैरह से करते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट करके पीपीपी मॉडल पे, सरकार द्वारा। तो यानी किसी भी कंपनी का उद्देश्य क्या है, समाज में कल्याण करना भी होना चाहिए, ठीक है। वही बिजनेस का तीसरा उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है मानव उद्देश्य, यानी ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। यानी कर्मचारी जो है, जो उसके काम करने वाले एम्प्लॉयज है, उसकी संतुष्टि हो, यानी उनको अच्छा वेतन दिया जाए, अच्छी सैलरी दी जाए, सुरक्षित कार्य वातावरण उनके पास हो, सेफ्टी हो, ठीक है। प्रोत्साहन उनको क्या दिया जाए, मोटिवेशन हमेशा करा जाए, क्रिएटिविटी उनके बिजनेस में ऐसा हो कि वो हमेशा मोटिवेट होते रहे, ठीक है। दूसरा है प्रतिभा का विकास करना, यानी कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज को परीक्षण देना, ट्रेनिंग देना और उनकी क्षमता यानी इफिशिएंसी को बढ़ाना, ठीक है। चौथा उद्देश्य क्या होता है बिजनेस का, कि नेशनल ऑब्जेक्टिव भी होता है। हर बिजनेस का एक राष्ट्र के प्रति एक उद्देश्य होता है कि राष्ट्र की आय की वृद्धि करे। हर बिजनेसमैन का ये उद्देश्य होता है कि भारत में, हम इसलिए तो कहते हैं मेक इन इंडिया बनो, मेक इन इंडिया बनो, इतने सारे एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ से निकाल लो कि भारत की जो जीडीपी है, भारत का जो आर्थिक है, वो क्या हो, मजबूत हो, यानी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। उत्पादन और निर्यात द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को क्या करा जाए, मजबूत किया जाए। स्वावलंबन हुआ जाए, यानी विदेशी निर्भरता कम हो और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाए। वही तीसरा, सामाजिक समानता आए, समाज के सभी वर्गों को अवसर देना बिजनेस में। तो ये सब राष्ट्र का उद्देश्य होता है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्देश्य होता है किसी भी बिजनेसमैन का, किसी भी बिजनेस का, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे पांचवें टॉपिक पे कि व्यवसाय और पर्यावरण संबंध क्या है, ठीक है। व्यवसाय का पर्यावरण से क्या संबंध है, बिजनेस एंड इन्वायरमेंटल इंटरफेस, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो द बिजनेस इज अ कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड विद द environment around it. It is the environment that determines how the business will run, how it will grow, what problems it will face. Therefore, there is a close relationship between business and environment. यानी व्यवसाय अपने चारों ओर के वातावरण से निरंतर जुड़ा होता है। कोई भी बिजनेस अपने वातावरण से, एनवायरनमेंट से जुड़ा ही होता है। ये वातावरण, ये एनवायरनमेंट यह तय करता है कि किसी भी बिजनेस यानी व्यवसाय वो कैसे चलेगा, वो कैसे बढ़ेगा और किन समस्याओं का सामना उस बिजनेस को करना पड़ेगा। ये सब उसका एक एनवायरनमेंट, उसका वातावरण तय करता है। इसलिए व्यवसाय और पर्यावरण के बीच एक रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है, संबंध देखने को मिलता है, जो कि घनिष्ठ होता है, ठीक है। इफेक्ट करता है आपका इन्वायरमेंट, आपके प्रोडक्ट को, आपके बिजनेस को पूरा इन्वॉल्व करेगा। अब आप कोई ऐसे इन्वायरमेंट गांव में चले जाओ, वहां पे आप मैकडी खोल दो, पिज्जा हट खोल दो, कॉफी शॉप खोल दो, ठीक है। क्या वहाँ के लोग इतना उसको लेंगे? नहीं लेंगे। मतलब वहाँ पे आप ऐसे प्रोडक्ट बेचोगे या आप वैसा बिजनेस खोलोगे, नहीं होगा। इन्वायरमेंट के हिसाब से ही आपका प्रोडक्ट चलेगा, ठीक है, आपका बिजनेस चलेगा। तो व्यवसाय पर्यावरण क्या है, ठीक है, उसको जानते हैं। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? तो द बिजनेस एनवायरनमेंट इज the set of all external and internal elements that influence the operation, decisions and performance of business, such as government policy, customer, competitor, technology and society, etc. ठीक है, यानी व्यवसाय पर्यावरण उन सभी बाहरी और आंतरिक तत्वों का समूह होता है जो कि किसी भी व्यवसाय के लिए संचालन वो कैसे होगा, वो बिजनेस, उस बिजनेस के निर्णय, डिसीजन क्या लिया जाएंगे, प्रदर्शन कैसा होगा, तो ये सभी उसके क्या होते हैं,
उसको प्रभावित करते हैं। जैसे सरकार की नीतियाँ भी कभी-कभी बिज़नेस को प्रभावित करती है, ठीक है? टैक्स, जीएसटी, अगर बाहर जा रहे हो तो उसके लिए भी, ठीक है? और रूल भी होता है कुछ बिज़नेस के लिए। वहीं ग्राहक और कॉम्पिटिटर और तकनीकी, टेक्नोलॉजी और समाज, ये सब हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है? तो व्यवसाय और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है? इन्हें रिलेशन बिटवीन बिज़नेस एंड एनवायरनमेंट। तो इन्वायरमेंट इफेक्ट बिजनेस होता है, यानी व्हेन द गवर्नमेंट इम्पोजेस द न्यू टैक्स बिजनेस हैव टू चेंज द प्राइस, देयर प्राइस, यानी जब सरकार कोई नया टैक्स लागू करती है तो क्या करता है वो बिजनेस अपनी कीमतें बदलनी पड़ती है उसको। अगर उस जैसा सरकार का टैक्स होगा उसके अनुरूप अगर टैक्स सरकार कम ले रही है तो बिजनेस मैन को क्या है, कम करना पड़ेगा। क्या? अपना प्राइस अपने प्रोडक्ट का, अपनी सर्विस का। अगर सरकार टैक्स बढ़ा रही है तो खुद पे खुद क्या है, अपने प्रोडक्ट अपने सर्विस का टैक्स बढ़ा देगा, ठीक है? वहीं दूसरा है व्हेन कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज बिजनेस हैव टू मेक चेंज टू देयर प्रोडक्ट, यानी जब उपभोक्ता कंज्यूमर की पसंद बदलती है तो क्या है, बिजनेस को अपने और जो उत्पाद है, अपना प्रोडक्ट है, वो भी बदलना पड़ता है। लाइक एक समय नोकिया का फोन चलता था बट आज कोई पसंद नहीं करता कीपैड चलाना, तो उस नोकिया की कंपनी को या वो फोन की कंपनी को, देखो टीवी कंपनी थी, ठीक है? पहले कैसी टीवी आती थी और आज कैसी आती है, एलईडी। तो वही कंपनी अगर पुरानी चीज को अभी भी यूज करेगा तो लोग उससे नहीं लेंगे, तो लोगों के अनुसार बिजनेस को भी क्या है, बदलना पड़ता है, ठीक है? दूसरा है बिजनेस ऑल्सो इफेक्ट द एनवायरमेंट। बिजनेस हमेशा क्या करता है, पर्यावरण को प्रभावित करता है, और पर्यावरण भी क्या है, बिजनेस को प्रभावित करता है। यानी व्यवसाय जब एक नए उद्योग लगाते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है। जब भी कोई बिजनेस एक नया धंधा, एक अपनी इंडस्ट्री लगाता है बिजनेसमैन, तो क्या होता है, लोगों को इससे क्या मिलती है, रोजगार मिलती है, ठीक है? लेकिन यदि पर्यावरण की चिंता ना किया जाए तो प्रदूषण भी फैल सकता है इससे, ठीक है? क्योंकि जब व्यवसाय, कंपनी, उद्योग लगता है तो उसमें से बहुत सारे केमिकल वगैरह से निकलते हैं, धुआं निकलता है, जिससे क्या है, इंडस्ट्री से क्या होती है, लोग को प्रदूषण का भी सामना करना पड़ता है और अन्य ऐसी चीजें होती है जो हानिकारक होती है, ठीक है? तो नीड्स फॉर एडेप्शंस, यानी अनुकूलन की आवश्यकता होगी, यानी व्यवसाय को बदलते पर्यावरण के अनुसार अपने को ढालना पड़ता है, तभी वह टिकाऊ और सफल बनता है। यानी जो भी बिजनेसमैन है उसको क्या है, अ बिजनेसमैन हैज अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग एनवायरमेंट एंड ओनली देन इट बिकम सस्टेनेबल एंड सक्सेसफुल। जब तक बिजनेसमैन अडेप्ट नहीं करेगा अपने आप को चेंजिंग एनवायरमेंट के अनुकूल और तब तक वो क्या है, सस्टेनेबल नहीं होगा और सक्सेसफुल नहीं होगा अपने गोल्स के प्रति, ठीक है, अपने प्रॉफिट के प्रति, ठीक है? तो व्यवसाय पर्यावरण के कुछ घटक भी हैं, यानी उसके कंपोनेंट्स भी है, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो पहला कंपोनेंट है इसका कि आंतरिक पर्यावरण, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कर्मचारियों की इसमें योग्यता आधारित होती है, ठीक है? यानी प्रबंधन की नीति और संगठन की संस्कृति, ये सब क्या होती है, ये सब आंतरिक एलिमेंट कंपोनेंट्स होते हैं किसके, अ, आंतरिक पर्यावरण में आते हैं, ठीक है, व्यवसाय पर्यावरण में। दूसरा बाहरी पर्यावरण, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन कौन से आते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बिजनेस का आर्थिक चीजें आती हैं, जैसे ब्याज दर कितना लगेगा, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, जो बाहर की चीजें हो रही हैं वो सब, ठीक है? तीसरा राजनीतिक, राजनीतिक भी भारी चीज होती है क्योंकि सरकार की जितनी भी नीति है, टैक्स है, वो सब भी क्या है, भारी पर्यावरण है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती है। तीसरा सामाजिक कारक भी, लोगों की जीवन शैली और परंपरा जो कि बिजनेस को प्रभावित करती है, वो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती है बिजनेस के। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और नई तकनीक का विकास जो कि समय समय पर बदलता रहता है और बिजनेस को उसके अनुरूप चेंज होना पड़ता है, तो ये भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है। वही प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में प्रतिस्पर्धा स्थिति, ये भी क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है किसी बिजनेस के, ठीक है? तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि व्यवसाय और पर्यावरण क्या है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है? व्यवसाय पर्यावरण को प्रभावित करता है, पर्यावरण व्यवसाय बिजनेस को प्रभावित करता है। कोई भी व्यवसाय अपने वातावरण से अलग नहीं होकर चल सकता है। यदि व्यवसाय पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाता है, तालमेल के साथ चलता है वो बिजनेस, तो वो बिजनेस लंबे समय तक चलता है। क्योंकि अगर मान लो पहले नोकिया का फोन चलता था, अगर आज भी वो नोकिया वाला वही फोन चला के चलता है तो वो क्या चलता, नहीं चलेगा। जब तक आप समाज के साथ, आप पर्यावरण, आप इन्वायरमेंट, आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलोगे ना, तब तक आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं चलने वाला, ठीक है? आज देख लो, पहले हमारे टाइम पे हम लोग किताबों से पढ़ते थे, आज आप लोग ऑनलाइन से पढ़ते हो, ठीक है? क्या आप आज किताब से पढ़ के जाते हो पेपर देने? नहीं ना। अगर मैं आपके अनुरूप आपको ये वीडियो नहीं देती टेक्नोलॉजी पे, तो क्या आप पढ़ के जाते? नहीं ना। दूसरे की वीडियो देखते बट क्या बुक से जाते? नहीं ना। तो अनुकूल होना पड़ता है। पहले क्या है, कोचिंग में लोग पढ़ाते थे, अब ऑनलाइन लोग पढ़ाते हैं। अब वो टीचर की, ज़्यादातर टीचर की नौकरी चली जाएगी अगर वो मतलब सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाएगा, तो उसको ऑनलाइन भी आना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि समय के अनुसार लोग को बदलना पड़ता है, क्योंकि लोग की आदत बन गई है फ़ोन खोल के मतलब वो पढ़ना, ठीक है ना? तो नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारा
व्यापार, वाणिज्य और ट्रेड में अंतर क्या है। यानी जो हमारा ट्रेड है, कॉमर्स है, ठीक है, इनमें अंतर क्या है, ठीक है। तो परिचय से स्टार्ट करते हैं। अक्सर लोग व्यापार यानी बिजनेस, वाणिज्य यानी कॉमर्स और ट्रेड, इन सबको क्या है, एक ही शब्द मान लेते हैं कि बिजनेस, कॉमर्स चाहे ट्रेड का है तो ये सब तो भाई एक ही चीज है। नहीं, ये सब अलग चीज है, लेकिन इनके अलग अलग शब्द और अर्थ कार्य क्षेत्र को अलग अलग दर्शाते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज बिजनेस की चीज है और मिलती जुलती है, बट कुछ कुछ चीजें इसकी अलग है, ठीक है, मतलब इसका कार्य क्षेत्र अलग है। आइए इन सबको हम विस्तार से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस क्या होता है? यह एक व्यापक शब्द है जिसमें, तो फर्स्ट क्या है, बिजनेस। बिजनेस को जानते हैं हम, ठीक है, यानी व्यापार, ठीक है। तो इट इज अ ब्रॉड टर्म दैट encompasses the production, distribution, sales of goods and service। यानी जो बिजनेस है, यानी जो व्यापार है, वो एक क्या है, एक व्यापक शब्द है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा है, जिसमें क्या आता है, जिसमें वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन, उत्पादन भी आता है, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, और बिक्री, सेल्स भी आता है, ठीक है। तो द पर्पस इज टू मेक प्रॉफिट। और बिजनेस का हमेशा पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, लाभ को कमाना, ठीक है। एग्जाम्पल, a mobile company that design, manufacture and sells phones that called a whole business। ठीक है, यानी जो एक मोबाइल कंपनी है, वो क्या करती है, वो क्या है, मोबाइल कंपनी का उसका बिजनेस है, वो मोबाइल को डिजाइन भी करती है, बनाती भी है और बेचती भी है, यानी पूरा व्यवसाय जो बनाना, डिजाइन करना और बेचना, ये सब होता है, वो सभी बिजनेस कहलाता है, ठीक है। अब जानते हैं कॉमर्स, ठीक है, मतलब कॉमर्स और बिजनेस में क्या डिफरेंस है। तो कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ ट्रेड इन विच गुड्स सर्विस आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यानी जो वाणिज्य है, वो क्या है, वाणिज्य व्यापार का एक भाग है। जो अभी हमने बिजनेस जाना, बिजनेस का ही एक भाग होता है जिसको हम कहते हैं कॉमर्स यानी वाणिज्य, जिसमें हम वस्तु और सेवाओं का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें, ठीक है। तो बिजनेस में सारे काम आते हैं, पर कॉमर्स में क्या आते हैं, सिर्फ वस्तुओं का वितरण, ठीक है। यह उत्पादक और उपभोक्ता के बीच पुल का काम करता है, मीन्स ये क्या करता है, ब्रिज की तरह काम करता है, जो प्रोड्यूसर होता है और कंज्यूमर उनके बीच, ठीक है। इसमें बैंकिंग सेवा आ जाती है, बीमा सेवा आ जाती है, परिवहन, गोदाम, विज्ञापन आदि, ठीक है। तो वो सब क्या होता है, कॉमर्स सेक्टर होते हैं, जिसमें हम बैंकिंग देखते हैं। चाहे हम बैंकिंग में भी क्या होती है, कोई वस्तु सेवा को दिया जा रहा होता है, सर्विस दी जा रही होती है, बीमा में भी सर्विस दी जा रही होती है, परिवहन में भी क्या है, हम किस कोई परिवहन चालक क्या है, हमें पहुंचाता है कहीं से कहीं, तो वो क्या है, सेवा प्रदान कर रहा है। कोई गोदाम, कोई विज्ञापन की कंपनी, ठीक है। तो क्या है, ये सब वाणिज्य में आती है, कॉमर्स में, ठीक है। उदाहरण के तौर पे माल को शहर से दूर शहर भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा क्या है, वाणिज्य का हिस्सा है, ठीक है। बिजनेस तो वो है जिसमें हम बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सब है। बट कॉमर्स में क्या आता है, हम जो मतलब चीज़ बना रहे हैं, चाहे गुड्स है चाहे सर्विस है, तो वो चीज़ जिस माध्यम से जा रही है, मतलब ट्रांसपोर्ट करके जा रही है, या वो सेवा जो दे रहे हैं, मतलब अपनी सेवा को, अपनी गुड्स को जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, उसी को वाणिज्य कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा व्यापार। व्यापार क्या होता है, यानी ट्रेड। ट्रेड क्या है, जानते हैं। तो ट्रेड इज द पार्ट ऑफ कॉमर्स विच इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी जो वाणिज्य है और जो व्यापार है, वो ये भी अलग है, ठीक है। यानी ट्रेड वाणिज्य का हिस्सा है, ठीक है, जिसमें वस्तु और सेवाओं को खरीदना और बेचना होता है। मतलब ट्रेड मतलब होती है कि जो भी वाणिज्य का हिस्सा होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज़ें होती हैं, चाहे वो गुड्स है चाहे सर्विस, उसको खरीदना या बेचना ट्रेड कहलाता है, व्यापार कहलाता है। इसमें केवल खरीद बिक्री प्रक्रिया शामिल होती है। उदाहरण के तौर पर एक दुकानदार थोक बाजार से सामान खरीद कर ग्राहकों को बेचता है, तो वो क्या करता है, वो ट्रेड करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो तीनों में डिफरेंस। बिजनेस में तीनों चीज़ आती हैं। बिजनेस में क्या है, मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, बनता है, और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, और सेल्स भी होता है। पर उसके बाद हम कॉमर्स में देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड में सिर्फ क्रय विक्रय होता है, यानी सेलिंग होती है, ठीक है, बाय सेलिंग। तो अब जानते हैं हम मेन डिफरेंट टेबल के हिसाब से कि तीनों में क्या है, कि आपको समझ आए, ठीक है। तो देख सकते हो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी, ठीक है। जो व्यापार है यानी जो बिजनेस है, और जो वाणिज्य है और वो ट्रेड है, इनमें क्या अंतर है। तो डेफिनेशन सबसे पहले जानते हैं, परिभाषा कि व्यापार और इन तीनों की क्या होती है, वाणिज्य और ट्रेड की। तो व्यापार की परिभाषा है कि वस्तु सेवा का उत्पादन और वितरण, यानी गुड्स का, सर्विस का प्रोडक्शन करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना क्या है, बिजनेस की डेफिनेशन है, ठीक है।
वाणिज्य की यानी कॉमर्स की डेफिनेशन क्या है कि उत्पाद और उपभोक्ता के बीच माल का प्रवाह करना, यानी जो भी प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है उन दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कॉमर्स कहलाता है। ट्रेड क्या है, ट्रेड की परिभाषा क्या है, वस्तु की खरीद बिक्री, यानी जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसका क्रय विक्रय, यानी बाय एंड सेलिंग, ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब जानते हैं क्षेत्र तीनों का कि कैसा होता है। तो बिजनेस का क्षेत्र सबसे व्यापक होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, उत्पादन भी होता है, वितरण भी होते हैं, ठीक है। वहीं हम वाणिज्य का क्षेत्र देखें तो क्या होता है, व्यापार का भाग होता है एक, ठीक है, मतलब ये बिजनेस है उसका एक छोटा सा भाग होता है जिसमें क्या होता है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। वहीं हम ट्रेड में देखें तो ये किसका भाग होता है, ये भी वाणिज्य का भाग होता है, मतलब ये वाणिज्य का भाग होता है, इसका भाग ये होता है और इसका भाग ये होता है, ठीक है। जो भी वाणिज्य में डिस्ट्रीब्यूशन चीज हो रही होती है तो उसका खरीद बिक्री करना वो ट्रेड में आता है, ठीक है। गोल क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, इसको जानते हैं। तो व्यापार का उद्देश्य होता है लाभ कमाना और व्यवसाय चलाना। वही वाणिज्य का उद्देश्य होता है कि वितरण प्रक्रिया को सरल बनाना, और ट्रेड का उद्देश्य होता है कि खरीद बिक्री करना। उदाहरण के तौर पे अगर बिजनेस बताऊं तो कार बनाने वाली कंपनी वो क्या है, एक बिजनेस कर रही है। वहीं बैंक, ट्रांसपोर्ट और बीमा देने वाली कंपनी वाणिज्य, वो कॉमर्स सेक्टर वाली हो गई। और थोक विक्रेता, फूड पार्क वाले और आपके जो आसपास के दुकानदार वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में डिफरेंस जान लिया। तो निष्कर्ष लिखना है आपको, कंक्लूजन, ठीक है। तो उसमें क्या लिखोगे कि ट्रेड इज द लार्जेस्ट स्कोप विच includes both commerce and trade. Commerce in auxiliary system, and trade is that part of in which only transaction take place. All three are related to each other but their scope and role are different, ठीक है। यानी व्यापार सबसे बड़ा दायरा है जिसमें वाणिज्य ट्रेड दोनों आते हैं। वाणिज्य एक सहायक प्रणाली है और दोनों, ट्रेड उसका भाग होता है जिसमें सिर्फ लेना देना होता है। इसलिए तीनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कार्य क्षेत्र में अलग अलग भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि व्यवसाय नैतिकता क्या होती है, यानी बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। हमें हर बिजनेस करने के लिए एक हमारा एक मौलिक जो होता है ना नैतिकता, उसका पालन करना चाहिए, एथिक्स का। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो when a business adhere to ethical values such as truthfulness, honesty, or transparency, and responsibility, along with earning a profit, it is called business ethics. It is soul of a business that earn is respected in society. ठीक है, respect in society। यानी जब कोई व्यवसाय लाभ कमाने के साथ साथ अपने बिजनेस में सत्य चीज को अपनाता है, ईमानदारी को अपनाता है, पारदर्शिता को अपनाता है और जिम्मेदारी को अपनाता है, तो इसे ही हम कहते हैं वो उसका बिजनेस कहता है नैतिक मूल्यों पर आधारित है। उसे ही हम व्यवसाय नैतिकता कहते हैं। ये एक व्यवसाय की आत्मा होती है जो उसे समाज में क्या करती है, सम्मान दिलाती है, ठीक है। तो व्यवसाय नैतिकता का अर्थ क्या है, मीनिंग। तो व्यवसाय नैतिकता से तात्पर्य है कि व्यापार करते समय ऐसे नियम और सिद्धांत और मूल्यों का पालन करना जो सही हो, न्याय संगत हो और समाज उसको स्वीकार करे, ठीक है। तो व्यवसाय नैतिकता का अर्थ है कि व्यापार करते समय ऐसे नियम और सिद्धांतों को अपनाए जिससे मूल्यों और जो भी बिजनेस का मूल्य है उसका पालन करना हो और न्याय संगत और समाज के अनुरूप हो, ठीक है। तो व्यवसाय जो नैतिकता है उसके प्रमुख तत्व को जान लेते हैं, की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो सबसे पहली होती है कि ईमानदारी और पारदर्शिता, यानी ऑनेस्टी होनी चाहिए आपके बिजनेस में और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिससे ग्राहक, आपके कंज्यूमर, कर्मचारी, एम्प्लॉयज और निवेशक है जितने भी, वो सभी के साथ क्या है, साफ सुथरा आपका व्यवहार हो, यानी आपकी बिजनेस में ईमानदारी और पारदर्शिता होनी चाहिए, ठीक है, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। दूसरा एलिमेंट्स है कि उचित मूल्य निर्धारण होना चाहिए, मतलब फेयर प्राइसिंग होनी चाहिए, ठीक है। यानी आपका जो बिजनेस है उसमें आपका प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी जो प्राइस है वो ऐसी होनी चाहिए जो अफोर्डेबल हो हर लोगों के लिए, ठीक है। यानी वस्तु या सेवा की कीमत ग्राहक के साथ धोखा किए बिना तय करना होगा, ठीक है। तीसरा तत्व क्या है, एलिमेंट्स की उत्तम गुणवत्ता, यानी गुड क्वालिटी होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में। ग्राहकों को सही और भरोसेमंद उत्पाद और सेवा, यानी जो भी आपका गुड्स एंड सर्विस है वो होना चाहिए, ठीक है। चौथा एलिमेंट्स है कि कर्मचारियों के अधिकारियों का सम्मान होना चाहिए। समय पर आपके जो भी एम्प्लॉइज है उसको वेतन मिलना चाहिए, ठीक है। सुरक्षित कार्य वातावरण होना चाहिए जहाँ पे आपका प्रोड्यूस मतलब मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, या आप सर्विस दे रहे हो। समान अवसर देना सभी को आपकी कंपनी में, ठीक है। पांचवा क्या है, करों का सही भुगतान, यानी सरकार को उचित टैक्स आप देना, चोरी या गड़बड़ी टैक्सों में ये ना करना, ये सब आपके क्या है, बिजनेस एथिक्स है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण, बिना प्रदूषण फैलाए आपको बिजनेस करना, ये भी आपका क्या है, बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट्स है, ठीक है। तब जानते हैं हम व्यवसाय में नैतिकता के क्या क्या लाभ होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो समाज में क्या हमें प्रतिष्ठा बढ़ती है इससे, ठीक है, वैल्यू हमारी बढ़ती है।
ग्राहकों का विश्वास क्या है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। तीसरा, कर्मचारियों में संतोष और प्रेरणा आती है, सेटिस्फेक्शन आता है, और क्या आती है, सेटिस्फाई होते हैं वो, और उनमें प्रेरणा, मोटिवेशन आता है इससे, ठीक है। सरकार और कानूनी संस्थाओं के साथ संबंध इसमें अच्छे होते हैं, क्यों, क्योंकि हम एथिक्स को अपनाते हैं, ठीक है। दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित होता है, क्योंकि जब आपका बिजनेस एथिक्स पे होगा, तो क्या है, नैतिकता पे होगा, तो कभी ना कभी तो वो आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा ही, ठीक है। तो यदि व्यवसाय में नैतिकता ना हो तो क्या होगा, धोखाधड़ी और घोटाले आपके बिजनेस में होंगे, समाज में होंगे, दुनिया में होंगे, ठीक है। ग्राहकों और कर्मचारियों का भरोसा टूट जाएगा, कानूनी कार्यवाही होगा, आप पे जुर्माना लगेगा अगर आप टैक्स वगैरह नहीं दोगे, ब्रांड की छवि भी आपकी इससे खराब हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमेशा आप कभी भी बिजनेस करो तो आपका क्या है, बिजनेस एथिक्स जो है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे, कंक्लूजन में, कि व्यवसाय नैतिकता केवल एक वैकल्पिक नहीं है, मतलब एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई चॉइस दे रखी है, आप अपनाओ कि नहीं अपनाओ। आज के समय में एक आवश्यकता बन गई है ये। एक नैतिक व्यवसाय ना केवल लाभ कमाता है, बल्कि समाज, राष्ट्र और पर्यावरण सभी के क्या करता है, कल्याण करता है, और सही रास्ते पर चलने और व्यवसाय की स्थायी सफलता वो पा सकता है इसको अपना के, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख लो, ठीक है। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बिजनेस की समाज के प्रति, ठीक है। यानी व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारियां क्या है, उसको जानते हैं। तो बिजनेस इज नॉट ओनली अर्निंग प्रॉफिट, बट इट also हैज अ some moral and social responsibilities towards society. तो business delivers resource from society such as customer, employees, raw material, so that it has a duty to give back to society. यानी जब व्यवसाय केवल लाभ कमाने के लिए नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ये समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी और नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती है। यानी व्यवसाय यानी जो बिजनेस होता है वो समाज से ही संसाधन प्राप्त करता है, क्योंकि बिजनेस करने वाला व्यक्ति किसको बेचता है, समाज को ही तो बेचता है ना। तो समाज के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी तो होनी चाहिए ना। जैसे ग्राहक, कर्मचारी, कच्चा माल, ये सब कौन देता है, समाज ही तो देता है ना एक बिजनेसमैन को। इसलिए उसका फर्ज है कि वह समाज को कुछ लौटाए, तो लौटाए कैसे, एक जिम्मेदारी के तौर पे। तो वो क्या है, उसको हम जानते हैं। तो सामाजिक जिम्मेदारी का अर्थ क्या होता है, मीनिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो सामाजिक जिम्मेदारी का तात्पर्य है, मीनिंग है कि व्यवसाय का ऐसा व्यवहार, ऐसा बिहेवियर जो समाज, पर्यावरण, इन्वायरमेंट और सभी हितकारों के प्रति क्या हो, सद्भावना रखे, नैतिकता रखे, और उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी हो, ठीक है। तो व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसको जान लेते हैं हम, ठीक है। तो ग्राहकों के प्रति सबसे पहले क्या होनी चाहिए, ग्राहकों के प्रति होनी चाहिए हर चीज़, यानी गुणवत्ता युक्त सुरक्षित आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी प्रोडक्ट, उचित मूल्य पर आपका प्रोडक्ट बिकना चाहिए, ठीक है। प्राइसिंग अच्छी हो उसकी, और धोखा ना देना, और विज्ञापन में सच्चाई ही देना, जो आपका प्रोडक्ट है उसी की जानकारी देना, ऐसा नहीं है उसमें कुछ और लिख दिया और आपका प्रोडक्ट कुछ और है, ठीक है। दूसरा, कर्मचारियों के प्रति भी यह होना चाहिए आपका, यानी उचित वेतन और सुरक्षित कार्यस्थल आपको आपके कर्मचारी को देना चाहिए जो आपकी कंपनी में काम करते हैं। परीक्षण और विकास के अवसर उन्हें हमेशा देने चाहिए। भेदभाव से उन्हें मुक्त वातावरण में रखना चाहिए ना, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह से नहीं करना चाहिए। तीसरा, शेयर बाजार जो शेयर धारकों के प्रति भी आपको क्या होना चाहिए, उनके प्रति भी ईमानदार होना चाहिए, मतलब उनके प्रति पारदर्शिता और ईमानदारी, क्योंकि जो भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उनके प्रति आप पारदर्शिता, ईमानदारी रखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। समय पर लाभांश देना, कि जब भी आप मतलब आपका प्रॉफिट हो, उन्होंने क्योंकि आप में पैसे लगाए हैं तो उनको भी लाभ देना। कंपनी की दीर्घकालीन स्थिरता को सुनिश्चित करना, इससे क्या है, कंपनी की दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित होती है। चौथा, सरकार के प्रति भी उसकी सामाजिक जिम्मेदारी होती है, नियमों का पालन करना, ईमानदारी से करों का भुगतान करना, हर टैक्स का, और भ्रष्टाचार से बचना, ठीक है। पांचवी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी होती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता में योगदान देना किसी भी बिजनेसमैन का। बेरोजगारी घटाने के लिए रोजगार सृजन करना, अपनी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का, सामाजिक कार्यों में भी क्या है, भागीदारी लेने का। छठा, पर्यावरण की प्रति भी, यानी प्रदूषण को कम करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, और हरित प्रौद्योगिकी यानी ग्रीन टेक्नोलॉजी का अपने बिजनेस में उपयोग करना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे कि हमारा सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लाभ क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है। तो समाज में हमारी जो हमारी प्रतिष्ठा होती है वो बढ़ती है और सम्मान बढ़ता है। ग्राहक और जो कर्मचारी है वो भी क्या होते हैं, वफादार बनते हैं। हमारी ब्रांड वैल्यू और विश्वास भी बढ़ता है, और हमारा जो दीर्घकालिक सफलता है वो इससे क्या होता है, बिल्कुल फिक्स और सुनिश्चित हो जाता है, ठीक है। तो अब जानते हैं कि व्हाट कैन हैपन इफ बिजनेस डोंट फुलफिल देयर सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यानी अगर व्यवसाय अपनी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभाए तो क्या होगा समाज में, समाज क्या है, उस बिजनेसमैन का विरोध करेगा, आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, ग्राहक और कर्मचारी भी असंतुष्ट रहेंगे। अगर आप ग्राहक और कर्मचारी को अच्छे से नहीं डील करोगे तो परेशानियां हो सकती है, और व्यवसाय की छवि, आपका ब्रांड खराब हो सकता है, फिर आपका प्रोडक्ट और आपका बिजनेस डूब सकता है, ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर पर क्या लिखोगे, कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि इन टूडेज एरा द सक्सेस ऑफ बिजनेस इज नॉट ओनली measured by profits but also on the basis of its contribution and responsibility to society. A responsible business is a true partner in society.
देयरफॉर एवरी बिजनेस शुड फुलफिल इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद फुल डेवोशन। ठीक है, यानी आज के दौर में व्यवसाय की सफलता सिर्फ मतलब जो मुनाफे हैं वो कमाना नहीं है, बल्कि समाज में उसके योगदान और जिम्मेदारी के आधार पर आंकी जाती है। आज कोई भी बिजनेस, एक जिम्मेदार व्यवसायी ही समाज का सच्चा भागीदार होता है। इसलिए हर व्यवसायी को क्या करना चाहिए, सामाजिक जिम्मेदारी को निष्ठापूर्ण से निभाना चाहिए। वो आपको समझ आया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट पे। हमने पूरा यूनिट नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका, हर टॉपिक मैंने करा दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे यूनिट नंबर सेकंड पे। ठीक है, हमारा यूनिट नंबर सेकंड है, ठीक है, बिजनेस इंटरप्राइजेस। ठीक है, यानी व्यवसाय उद्यम क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें जो जो टॉपिक दिए रखे हैं वो सब हम एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या टॉपिक दे रखा है इसमें व्यवसाय उद्यम में कि व्यापार संगठन के प्रकार, यानी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है, कैसे होते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि टू स्टार्ट एनी बिजनेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द राइट स्ट्रक्चर ऑफ इट इज ऑर्गेनाइजेशन। The type of business organization determines how the business will run, who wants and it and how to responsibility are divided। यानी किसी भी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए उसके जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सही तरह से संरचना तय करना बहुत ज़रूरी होता है सबसे पहले। और उसके बाद व्यापार संगठन का प्रकार निर्धारित करना जिम्मेदारी होती है, जिससे कि व्यापार कैसे चलेगा, उसका मालिक कौन होगा उस बिजनेस का, उसके पास क्या क्या होगा और जिम्मेदारी कैसे हम बांटेंगे। मतलब अपने बिजनेस को करने से पहले ये सारे ऑर्गेनाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मेजर टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम जान लेते हैं। ठीक है, तो मेजर टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जान लेते हैं, यानी व्यापार संगठन के प्रमुख प्रकार। तो पहला है एकल स्वामित्व। ठीक है, एकल स्वामित्व क्या होते हैं, जो सोलो होते हैं। ठीक है, यानी इसके एक व्यक्ति ही मालिक होता है। ठीक है, वह लाभ और हानि का अकेला ही उत्तरदायी होता है। मतलब ऐसा व्यापार जिसमें मालिक क्या हो, वो उस बिजनेस का एक ही हो, जिसका लाभ हुआ तो वो भी उसका हुआ और हानि हुई तो वो भी उसी की हुई। ठीक है, लाइक कोई रेडी वाला हो गया। ठीक है, जैसे कि, तो वो भी क्या है, अकेला मालिक होता है उसका। ठीक है, विशेषता क्या होती है, सरल और कम लागत में शुरू होता है ये बिजनेस। दूसरा, तात्विक निर्णय लेने की सुविधा होती है इसमें जल्दी, क्योंकि एक ही मालिक होता है इसका। तीसरा, सीमित पूंजी और जोखिम होती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति अगर मालिक होगा तो वो ज़्यादा बड़ा बिजनेस तो कर नहीं पाएगा, छोटा बिजनेस होगा, सीमित पूंजी होगी तो जोखिम भी कम होती है। उदाहरण के तौर पे किराना की दुकान, ठीक है, कोई नॉर्मल दुकान, ब्यूटी पार्लर, ठीक है, छोटा रेस्टोरेंट, ढाबा, तो ये सब में क्या होते हैं, ये सब जो होते हैं वो एकल होते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है वो है साझेदारी फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म, यानी इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करना शुरू करते हैं। वे आपस में लाभ और हानि दोनों को बांटते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है कि साझेदारों के बीच समझौता होता है और निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाता है और सभी साझेदारों को संयुक्त जिम्मेदारी होती है, तो क्या है, काम बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर मेडिकल स्टोर, ठीक है, लॉ फॉर्म, कंसल्टेंसी, तो ये सब क्या है, इसमें हम दो लोगों को देखते हैं। ठीक है ना, एक दवाई लिखता है और एक दवाई देता है, तो इसमें क्या है, दो तीन जने मिलकर करते हैं बिजनेस। ठीक है, वहीं तीसरे की बात करें तो संयुक्त स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसमें क्या होता है, ये कानूनी रूप से अलग इकाई होती है। इसके मालिक शेयर धारक होते हैं, मतलब जो जो इनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि म्यूचुअल फंड है ना, विशेषता क्या होती है, सीमित दायित्व होता है, यानी जो उनकी लेबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है टू शेयर। ठीक है, इतने बड़े पैमाने पर पूंजी इसमें जुटाना होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जितने लोग उतने पूंजी। अलग अलग प्रबंधन होते हैं इसमें और स्वामित्व होते हैं, जैसे कि टाटा, रिलायंस, इंफोसिस, ये सब क्या है, ये सब ऐसी कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें क्या है, आप भी क्या कर सकते हो, अपने शेयर्स खरीद सकते हो उनकी कंपनी के। मतलब सब लोग स्टॉक मार्केट में क्या है, उनके शेयर खरीदते हैं, मतलब उनमें सबका योगदान होता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति कंपनी क्या होता है, वन पर्सन कंपनी, ओपीसी। ये कंपनी केवल एक व्यक्ति द्वारा शुरू की जाती है, लेकिन कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होती है। जैसे कि हमने इससे पहले दुकानदार वगैरह से बात की थी, वो रजिस्ट्रेशन नहीं होती। विशेषता, एक व्यक्ति निर्देश और मालिक होता है, सीमित दायित्व होता है और कंपनी का दर्जा मिलता है उसको। ठीक है, वही पांचवी, सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका उद्देश्य लाभ से ज्यादा सामूहिक हित और सेवा करना होता है, और इसमें जो सदस्य वो मिलके क्या करते हैं, पब्लिक सर्विस देने पे ज्यादा बल देते हैं। विशेषता क्या होती है, एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत इसमें लागू होता है। ठीक है, मतलब सभी व्यक्ति को का जो मत है उसको एक मत बना दिया जाता है एक व्यक्ति का। लाभ क्या है, समान वितरण होता है, जो भी लाभ होगा, बेनिफिट होगा, वो सबको बांटा जाएगा।
सरकारी सहायता प्राप्त होगी इसमें, ठीक है, क्योंकि सरकार भी सहयोग होता है कोऑपरेटिव में, तो इसमें क्या है, सरकार, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ सब मिलके करते हैं। उदाहरण के तौर पे अ, दुग्ध सहकारी उपभोक्ता भंडार, आपको पता होगा वो जो मदर डेयरी है, अमूल डेयरी है, सुधा डेयरी है, ये सब क्या है, कोऑपरेटिव ही है, ये सब बिजनेस, ठीक है, जिसमें सरकार और पार्टनरशिप दोनों की मिलकर होती है। वही छठी है सीमित दायित्व भागीदारी, ठीक है, जिसमें यह साझेदारी एक आधुनिक रूप से जिसमें सभी भागीदारों को दायित्व सीमित होती है, ये एक कानूनी इकाई होती है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है कि भागीदारों की सीमित जिम्मेदारी होती है, इसमें संचालन में भी बहुत ज़्यादा लचीलापन होता है और कर छूट की भी इसमें सुविधा होती है। वही सातवां प्रकार है बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टी कॉर्पोरेशंस। इसमें क्या होता है, वे कंपनियां जो कि एक से अधिक देशों में व्यापार करती हैं, वो कंपनियां आती है। इसका मुख्यालय एक देश में और शाखाएं अन्य देशों में होती है। लाइक एप्पल, एप्पल की असली में कंपनी कहीं और है, पर उसका ब्रांच क्या है, बहुत सारे देशों में, अब तो भारत में भी खुल गया है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी जो एमएनसी कंपनी होती है ना, उसको कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें विशाल पूंजी होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन होता है, हर देश में उसके अलग अलग मैनेजमेंट होते हैं, नवाचार और ब्रांड वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में फैला होता है। अब जानते हैं संगठन का चुनाव कैसे करें, चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का हम चुनाव कैसे करें, ठीक है। हाउ टू चूज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो पूंजी की मात्रा इसमें सबसे पहले हमें जानना होता है कि हमारे बिजनेस में पूंजी की मात्रा कितनी लगेगी। फिर जोखिम उठाने की हमें क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस में जोखिम भी हो सकता है और लाभ भी हो सकता है। निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए हमारे पास। बिजनेस में कानूनी दायित्व और जिम्मेदारी हमें निभानी चाहिए और भविष्य की विस्तार योजना बनानी चाहिए, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगी कि हर व्यवसाय की प्रकृति, आकार और उद्देश्य अलग होते हैं, इसलिए सही संगठनात्मक ढांचा चुनाव करना बहुत अत्यंत हो जाता है किसी भी बिजनेस के लिए। यदि व्यवसाय स्वरूप चुनाव सोच समझकर किया जाए तो व्यापार की सफलता और विकास की संभावनाएं हमेशा बढ़ती है, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक क्या है इसी में, कि संगठन के रूप का चयन कीजिए, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो व्यवसाय शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण है कि निर्णय लेना, यानी किसी संगठनात्मक रूप को अपनाया जाए अपने बिजनेस में। ये निर्णय व्यवसाय की सफलता होती है और संचालन को सरलता से बनाती है, पूंजी की आवश्यकता और कानूनी जिम्मेदारी को प्रभावित करती है। अंततः सावधानी और विवेक से ये हमें करना चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, संगठन के रूप का चयन करते समय ध्यान देने योग्य वाली कौन कौन सी बातें होती हैं, उन सबको हमें जानना चाहिए डिटेल में, कि पूंजी की आवश्यकता हमारे यानी कितनी लगेगी हमारे बिजनेस में, कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, यानी व्यवसाय यानी बिजनेस को शुरू करने में कम पूंजी से शुरू करना करना है तो एकल स्वामित्व यानी हमें सोलो अपनाना चाहिए, या तो हमें साझेदारी अपनानी चाहिए, ठीक है। बड़ी पूंजी की आवश्यकता होने पर क्या है, संयुक्त राष्ट्र स्टॉक में हमें जाना चाहिए या हमें एलएलपी में जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा जोखिम उठाने की हमारी क्षमता होनी चाहिए, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी हमें होनी चाहिए। व्यक्तिगत जोखिम लेने की क्षमता होने से एकल स्वामित्व उपयुक्त होता है, अगर आप अकेला लेना चाहते हो तो। यदि जोखिम आप साझा करना चाहते हो किसी और के साथ भी, तो आपको साझेदारी विकल्प को चुनना चाहिए बिजनेस में, ठीक है। तीसरा नियंत्रण और निर्णय लेने की हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग अपने बिजनेस में। यदि व्यक्ति अकेले निर्णय लेना चाहता है तो वो एकल स्वामित्व यानी एकल कंपनी को अपनाए, वही सामूहिक निर्णय लेना चाहता है साझेदारी में, तो साझेदारी कंपनी का कोऑपरेटिव का चयन करें। वही चौथा, व्यवसाय का आकार और विस्तार योजना यानी स्केल एंड ग्रोथ प्लान होना चाहिए। छोटे पैमाने पर, अगर स्थानीय पैमाने पर अपना बिजनेस करना चाहते हो तो एकल यानी सोलो बिजनेस चुनो। बड़े स्तर पर करना चाहते हो विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय, तो आपको क्या है, जो एमएनसीजी कंपनी है उसमें आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, शुरू करना चाहिए। तो पांचवा क्या है, कानूनी औपचारिकता, आपके पास लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए आपके बिजनेस की। कम औपचारिकता के लिए सोलो, अगर आप ज़्यादा लीगल नहीं जाना चाहते, कानूनी नहीं अपने बिजनेस में अपनाना चाहते हो, तो आपको छोटा बिजनेस करना पड़ेगा। अधिक सुरक्षा और स्थायित्व चाहिए तो आपको क्या है, एलएलपी कंपनी ज़्यादा बेटर रहेगी आपके लिए, ठीक है। छठा, दायित्व की सीमा, लेबिलिटी लिमिटेड जो है वो व्यक्ति की दायित्व जो है वो सोलो, पार्टनरशिप और में होती है, ठीक है, जो एक व्यक्ति के पास होती है, जिसकी मालिक का अधिकार। वहीं सीमित दायित्व अगर आपको चाहिए कि कम से कम हमारी दायित्व हो हमारे बिजनेस में, तो आपको एलएलपी और ओपीसी कंपनी खोलना चाहिए, ठीक है। तो अब जानते हैं हम टैक्सेशन के बारे में, और टैक्सेशन भी होना चाहिए, यानी कर की दरें अलग अलग संगठनों पर निर्भर करती है, इसलिए एलएलपी और कंपनी को कुछ कर लाभ भी मिलते हैं, ठीक है। तो संक्षिप्त में तुलना करें अगर हम एकल बिजनेस की, साझेदारी बिजनेस की, कंपनी की और एलएलपी की, ठीक है। तो एकल में क्या है, पूंजी सबसे कम लगती है क्योंकि एक व्यक्ति ही मालिक होता है अपने आसपास, जैसे किराना विराना की दुकान खोल ली, ठीक है। साझेदारी में मध्यम होता है पूंजी, क्योंकि दोनों का लगता है, जो भी साथ में करेगा पार्टनरशिप, ठीक है।
वही कंपनी में अधिक लगता है पूंजी, ज़्यादा लगता है कोई बड़ा बिजनेस खोलोगे तो। एलएलपी में भी मध्यम लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। दायित्व एकल में किसका होता है? सीमित होता है, एक ही व्यक्ति का होता है। साझेदारी में भी सीमित होता है, दो ही व्यक्ति का होता है। कंपनी में भी सीमित होता है और एलएलपी में भी सीमित होता है दायित्व। ठीक है। यानी और जो निर्णय लिया जाता है एकल में, वो पूर्ण स्वतंत्रता से लिया जाता है, क्योंकि एकल में किराने का मालिक या ब्यूटी पार्लर वाली तो एकल ही उसकी मालिक है, तो निर्णय ले सकती है। वहीं साझेदारी में सामूहिक निर्णय लेना पड़ता है। कंपनी में निर्देशक के अनुसार ही हमें कोई निर्णय लेना पड़ता है और एलएलपी लचीला होता है इसके लिए। ठीक है। वहीं कानूनी प्रक्रिया कैसी होती है? एकल में आसान होती है, क्योंकि एक किराना वाला, ब्यूटी पार्लर वाला, नॉर्मल दुकान वाला क्या ही कानून का रजिस्ट्रेशन थोड़ी होती है इसकी, छोटा बिजनेस होता है। वहीं साझेदारी में भी सरल होती है, ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं होता। हाँ, कंपनी है तो आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह बहुत सारी लग जाती है, तो जटिल होता है। और एलएलपी में भी मध्यम होती है। वही नियंत्रण की बात करें एकल में, तो पूर्ण नियंत्रण किसके पास होता है? एक ही मालिक के पास होता है, जिसका वो बिजनेस है। ठीक है। साझेदारी में साझा होता है दोनों का, जिसने भी अपनी अपनी पार्टनरशिप में उन दोनों का। और वहीं इस कंपनी में विभाजित होता है, सबका नियंत्रण, सबका काम अपना अपना होता है और लचीलापन होता है एलएलपी में। ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगी? संगठन के रूप का चयन, रणनीति निर्णय जिससे होता है, जिससे व्यवसाय की प्राकृतिक उद्देश्य और संसाधन और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए, ताकि सही संगठनात्मक ढांचा व्यापार को मजबूत आधार हमें प्रदान कर सके और उसकी दीर्घकालिक सफलता, मतलब जो हमारी बिजनेस है वो हमारी बिजनेस प्राप्त कर सके। ठीक है। तो चलिए चलते हैं थर्ड पे, यानी बिजनेस कॉम्बिनेशन पे। ठीक है। यानी व्यापार एकीकरण पे। व्यापार एकीकरण क्या होता है? ठीक है। बिजनेस कॉम्बिनेशन मीन्स व्हेन टू or more companies join together to form a new company, or one company becomes part of another company. It is an important part of the business strategies whereby companies join with each others to increase their expansion plan, profits and market share. यानी व्यापार एकीकरण क्या है? व्यापार एकीकरण का मतलब है जब दो या दो से अधिक कंपनियां एक साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाती हैं, या एक कंपनी दूसरी कंपनी का हिस्सा बन जाती है। यह व्यापार की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें कंपनी अपनी विस्तार योजना, लाभ और बाजार साझे जो उसकी हिस्सेदारी होती है, वो एक दूसरे के साथ क्या है? मिलती रहती है। ठीक है। तो व्यापार एकीकरण के प्रकार क्या है? टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो पहला है कि विलय यानी मेजर मर्जर। मर्जर क्या होता है? जब जब दो कंपनी आपस में मिलकर एक नई कंपनी बनाती है, तो हम उसे विलय कहा जाता है। ठीक है। मर्जर कहा जाता है उसे। ठीक है। इसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को पूरी तरह से अपना लेती है। ठीक है। दो कंपनी एक में मिल जाती है, दो कंपनी अपनी स्वतंत्रता खो देती है दोनों, और वो दोनों क्या है? एक ही बन जाती है और एक नई इकाई के रूप में काम करती है। उदाहरण के तौर पे बताऊं तो 2000 में एचडीएफसी बैंक और टाइम्स बैंक मिलके क्या है गए? मतलब बन गए। बहुत सारे ऐसे बैंक आपने देखे होंगे जो मिलके क्या है? अब दूसरे बैंक बन गए। ठीक है ना। तो वो क्या है? वो अपनी अस्तित्व दोनों खो देते हैं और एक एक ही बन जाते हैं। ठीक है। उसको हम कहते हैं मर्जर। वहीं दूसरा है अधिग्रहण यानी ऑक्यूपेशन। ठीक है। इसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या है? खरीद लेती है, अगर उसका ज्यादा जो स्टॉक शेयर है वो दूसरी कंपनी के पास होती है, तो खरीदी गई कंपनी को अपनी स्वतंत्रता, पहचान और अस्तित्व खोना होता है जी। ठीक है। और यह एक तरफा प्रक्रिया होती है, जहां बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद लेती है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है, जैसे कि 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा? लिंक्डइन को खरीद लिया। आपको पता है कोई ना कोई किसी अभी मेटा, कोई जैसे मेटा ने क्या है? इंस्टाग्राम को खरीद लिया। ठीक है। पहले पहले किसका था? किसी और का था। ठीक है ना। तो सब क्या है? कंपनी, जो बड़ी कंपनी होती है वो छोटी कंपनी को खरीद लेती है। तीसरा क्या है? म्यूचुअल। ठीक है। क्या है? म्यूचुअल एकीकरण में दो या दो से अधिक कंपनियां एक साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाती है। इसमें भी दो कंपनियां अपनी पहचान खो देती है और एक नई कंपनी के साथ एकीकृत होती है, जैसे कि एचर मोटर, रॉयल एफलेट। ठीक है। ये क्या है? एक कंपनी में दो कंपनी एक कंपनी में मर्ज हो जाती है। ठीक है। बिल्कुल मर्जर की तरह। वही चौथा है समांतर एकीकरण। ठीक है। हॉरिजॉन्टल, यानी इसमें एक ही उद्योग के समान उत्पाद बनाने वाली कंपनी एक साथ आती है। मतलब एक ही कंपनी के अलग अलग बनाने वाले जो सेक्टर्स होते हैं, जो बांटे जाते हैं, वो सब एक साथ आ जाती है। ये एकीकरण क्या करती है? कंपनी को बाजार में कंपटीशन कम करने और लाभ बढ़ाने में मदद करती है। जैसे कि दो ऑटोमोबाइल कंपनी जो एक जैसे उत्पाद बनाती है, वे एक साथ मिलकर आ गई। मान लो मेरा भी जैसे कि मैं भी पढ़ाने वाली चैनल हूँ। ठीक है। मेरा जैसे यूट्यूब चैनल है, वैसे ही मान लो किसी और का पढ़ाने वाला चैनल है। ठीक है। हम दोनों मिलके क्या करा? हम दोनों ने मिलके एक साथ, क्योंकि हम दोनों ही पढ़ा रहे हैं एक ही चीज, मान लो। ठीक है। बीए के बच्चों को, तो क्या है? हम दोनों मिलके एक साथ आएंगे, तो हमारा जो बिजनेस है वो समांतर एकीकरण कहलाएगा। ठीक है। पांचवा है ऊर्ध्वाधर एकीकरण। ठीक
ठीक है, यानी इसमें एक कंपनी अपनी आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों को नियंत्रित करने के लिए अन्य कंपनियों का अधिग्रहण कर लेती है। इसमें एक कंपनी कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पादक तक सभी चरणों पर नियंत्रण रख लेती है। मान लो पहले कोई कंपनी थी फ़ोन की, मान लो तो यहाँ उसका मतलब मान लो अंदर का पार्ट बनता था, एक कंपनी में बाहर का पार्ट बनता था। अब क्या है, दोनों कंपनी ने, बड़ी कंपनी ने इसको खरीद लिया, मतलब जो अंदर का पार्ट बना रही है उसने भी बाहर के पार्ट वाला को खरीद लिया, तो अब क्या है, सारा काम एक ही कंपनी में होगा, तो उसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर एकीकरण। ठीक है, जैसे एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी अगर खुद के कच्चे माल से सूत बनाने वाली कंपनी का अधिग्रहण कर ले, तो क्या है, दोनों की कंपनी एक हो जाएगी। ठीक है। छठा, विविध एकीकरण। विविध एकीकरण क्या होता है, इसमें दो कंपनियां जिनका एक दूसरे से कोई संबंध भी नहीं होता और एक साथ मिल जाती है, तो उसे हम विविध एकीकरण कहते हैं। ये एक प्रकार का विविधीकरण होता है जिसमें अलग अलग उद्योग में काम करने वाली कंपनियां एक साथ आ जाती है। जैसे कि टाटा ग्रुप में आप देख सकते हो, इतने सारे मतलब बिजनेस है जो कि बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है ना, तो एकीकरण है जिसमें विभिन्न उद्योग कंपनी एक साथ आ जाती है। ठीक है टाटा की, बट अलग अलग सेक्टर में, मतलब टाटा की स्टील भी है, टाटा के कपड़े भी हैं, टाटा का मेकअप का सामान भी है। ठीक है ना, तो हर चीज टाटा का एक में आ जाता है टाटा ग्रुप में। ठीक है, तो अब जानते हैं हम व्यापार एकीकरण के लाभ क्या होते हैं। एडवांटेज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो बाजार में इससे हिस्सेदारी बढ़ती है, यानी एकीकरण से क्या होती है, कंपनी एक दूसरे से बाजार में हिस्से को जोड़ सकती है। लागत भी कम आती है क्योंकि उत्पादन मतलब प्रोडक्शन की लागत कम आ सकती है क्योंकि कंपनी एक साथ मिलकर संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकती है। वित्तीय ताकत बढ़ती है क्योंकि पैसे कम लगते हैं, तो वित्तीय ताकत आती है, लाभ ज्यादा होता है। एकीकृत कंपनी अधिक वित्तीय संसाधन और पूंजी जुटा सकती है, दो कंपनी साथ में मिलकर काम करती है। वहीं तीसरा, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान होता है। एकीकरण के द्वारा कंपनी अपनी तकनीक, अपनी क्षमता, अपना नविचार को क्या है, साझा कर सकती है। जैसे आप शार्क टैंक अगर आप लोग देखते होगे तो उसमें क्या है, बहुत सी कंपनी आती है ना पैसे लेने के लिए। तो फिर क्या है, बहुत सी कंपनी ऐसी भी होती है जो उसका 51% से अगर ज़्यादा ले लेती है, तो क्या है वो, उसमें क्या है, वो क्यों आती है, वो अपना साझा, जो उनके एक्सपीरियंस है वो अपने बिजनेस में ले सकते हैं। तो इन सब के लिए भी बहुत सारे बिजनेसमैन आते हैं। आप अगर शार्क टैंक देखते होगे तो प्रतिस्पर्धा में कमी आती है, यानी समांतर एकीकरण से कंपनियां प्रतिस्पर्धा को कम कर सकती है। ठीक है, क्योंकि दोनों का माइंड होता है। तो व्यापार एकीकरण के कुछ नुकसान भी होते हैं, तो क्या क्या होते हैं, डिसएडवांटेज। ठीक है, यानी संस्कृत का संघर्ष होता है, यानी विभिन्न कंपनियों की कार्य संस्कृति में अंतर हो सकता है, मतलब दोनों का काम करने का तरीका अलग हो सकता है, जिससे क्या है, एकीकरण में बाधा और समस्या आ सकती है। ठीक है, दूसरा, प्रशासनिक जटिलताएं। बड़े पैमाने पर एकीकरण से प्रशासनिक जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। तीसरा, कर्मचारी भी असंतोष हो सकते हैं, यानी एकीकरण के बाद कर्मचारियों में अगर असंतोष बढ़ गया तो विशेष रूप से वो उनको पुनर्संरचना उनको करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तीसरा, विभाजन हो सकता है। कभी कभी एकीकरण के बाद कुछ साझेदार या निवेशक हितों को लेकर असहमत हो जाते हैं और उनकी कंपनी फिर से क्या हो जाती है, विभाजन बन जाती है। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि व्यापार एकीकरण कंपनी के लिए विकास और प्रतिस्पर्धा से बचने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है, लेकिन इसके साथ जुड़े और जोखिम और चुनौतियों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और सही रणनीति और योजना के तहत हमें क्या है, एकीकरण व्यापार को लाभकारी तरीके से हमें टिकाऊ बनाना आवश्यक है। आई होप आपको ये समझ आया हो। हमने 2 यूनिट कवर कर लिया, अब चलते हैं हम अपने यूनिट नंबर 3 पे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हो, वैसे मैं तुम्हें दोनों मीडियम में पढ़ा रही हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसमें दोनों को एक एक करके मैं नहीं करवा सकती, इसलिए कभी मैं ये करवाती हूँ, कभी इंग्लिश में कभी हिंदी में। ठीक है, तो तीसरा है बिजनेस एनवायरमेंटल। ठीक है, हमारा यूनिट नंबर 3। ठीक है, यानी व्यवसाय का पर्यावरण, यानी मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर टू ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स दैट इफेक्ट द functioning, decision, and strategies of a business. This factor include social, political, economic, technical, and legal and cultural elements. यानी जो बिजनेस पर्यावरण है उसका अर्थ है कि व्यापार से तात्पर्य है उन बाहरी और आंतरिक कारकों का, सभी बाहर और आंतरिक कारकों जो किसी भी बिजनेस को, व्यवसाय को कार्य प्रणाली, निर्णय और रणनीति बनाने में प्रभावित करती है। ठीक है, जो बाधा लाती है, ये प्रभाव बढ़ाती है। इन कारकों में किसी भी बिजनेस में कोई भी प्रोडक्ट या कुछ बन रहा है उसमें सामाजिक कारक भी आते हैं, राजनीतिक कारक भी आते हैं, आर्थिक, तकनीकी, कानूनी और सांस्कृतिक कारक, ये सब एक बिजनेस में आता है जो बिजनेस का पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, सरल शब्दों में अगर कहूँ तो व्यापार पर्यावरण का वह माहौल है जिसमें व्यापार कार्य करता है, जिससे वह प्रभावित होता है। मतलब एक बिजनेस जिस माहौल में काम कर रहा है उसका समाज कैसा है, उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका संस्कृति कैसी है, उसके हिसाब से ही वो बिजनेसमैन और बिजनेस को प्रभावित होगा ही होगा, क्योंकि समाज से, पर्यावरण से हर एक व्यक्ति प्रभावित होता है। ठीक है ना, तो व्यापार पर्यावरण का महत्व जान लेते हैं। सिग्निफिकेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या है सिग्निफिकेशन। ठीक है, उसको जान लेते हैं। तो अ गुड एनवायरनमेंट एनालाइज हेल्प्स द बिजनेस टू
डिवाइस सूटेबल स्ट्रेटेजीज। तो रणनीति योजना बनाने में सहायक क्या है? एक अच्छा पर्यावरणीय विश्लेषण व्यवसाय को उपयुक्त रणनीति बनाने में मदद करता है। दूसरा, अवसरों की पहचान करता है। ठीक है, पर्यावरण में समझ से क्या है, नए अवसर की पहचान हो जाती है, जोखिम प्रबंधन भी कम हो जाता है इससे। ठीक है, और हम जोखिम को निपटा सकते हैं इससे। कंपटीशन जो होता है हमारा, कॉम्पिटिटर स्पर्धा, उसमें भी लाभ होती है। जो संगठन पर्यावरण को बेहतर समझते हैं वो प्रतिस्पर्धा में क्या है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो आपकी राजनीति के खिलाफ हो या आपके समाज के खिलाफ हो, या आप जिस एरिया में बना रहे हो उस एरिया में वो प्रोडक्ट यूज करने वाले लोग ही ना हो, तो क्या आपका प्रोडक्ट चलेगा? मतलब एक गांव में एक गांव जैसी चीज ही बेचोगे ना, एक शहर में एक शहर जैसी चीज ही बेचोगे, या दक्षिण भारत में दक्षिण भारत जैसी चीज बेचोगे, उत्तर भारत में उत्तर भारत जैसी चीज बेचोगे। मतलब इन्वायरमेंट के साथ ही आपको बिजनेस आपका शुरू करना होगा। ठीक है, तो पर्यावरण व्यापार पर्यावरण के प्रकार को भी जान लेते हैं हम, टाइप्स। तो आंतरिक पर्यावरण होता है एक इंटरनेट इन्वायरमेंट, दूसरा होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनेट क्या होता है? ये वे कारक होते हैं जो संगठन के अंदर होते हैं। ठीक है, इंटरनल होते हैं, जैसे कर्मचारी की दक्षता, एफिशिएंसी, प्रबंधन शैली कैसी है, मैनेजमेंट एंड संगठन की संस्कृति कैसी है, उनकी उनकी पूंजी और उनकी मशीन आदि। ठीक है, जो भी कंपनी में होते हैं उन सबको हम कहते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल। ठीक है, और एक्सटर्नल क्या होता है? जो बाहर से बिजनेस को प्रभावित करती है, जैसे ग्राहक हो गए, सूक्ष्म में अगर बात करें तो आपूर्तिकर्ता हो गए, प्रतियोगी कॉम्पिटिटर हो गए, वितरक हो गए, बांटने वाले मीडिया हो गए। तो ये सब आपके प्रोडक्ट के बाहरी इन्वायरमेंट के लोग हो गए जो आपके प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। वहीं स्थूल पर्यावरण मैक्रो में बात करूँ तो आर्थिक कारण जो होता है आपका जीडीपी, इन्फ्लेशन, जैसे मार्केट गिर गया जिससे आपका बिजनेस प्रभावित होता है, तो आपके बाहरी कारण जो होता है एक्सटर्नल कारण से। राजनीतिक नीतियां, कानून आपके बिजनेस को जो प्रभावित करती है, ये भी आपका एक्सटर्नल कानून, एक्सटर्नल हो गया। सामाजिक रुचियां, परंपराएं, कि आपका समाज आपके प्रोडक्ट को जिस जहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं वो अपना रहा है नहीं अपना रहा है, ये आपका बाहरी मामला हो गया। ठीक है ना, यानी एक्सटर्नल मामला हो गया। तकनीकी नवाचार कैसा चल रहा है जहाँ आप ये लॉन्च कर रहे हो अपना प्रोडक्ट सर्विस, तो वो भी आपका बाहरी हो गया। कानूनी नियम, लाइसेंस वगैरह आपके बिजनेस का, ये भी बाहरी हो गई। ठीक है ना, तो व्यापार पर्यावरण के आयाम क्या है? ठीक है, डायमेंशन। तो आर्थिक आयाम है कि मुद्रा नीति, बजट और विदेशी निवेश। वही राजनीतिक आयाम है कि सरकारी नीतियां और स्थिरता से। तो सामाजिक आयाम है कि उपभोक्ता व्यवहार और शिक्षा स्तर कैसा है वहाँ का। तकनीकी आयाम है कि स्वचालन और ई कॉमर्स और एआई का उपयोग करना बिजनेस में। कानूनी आयाम है कि श्रम कानून, लाइसेंस और कॉर्पोरेट के साथ चलना। तो ये सब क्या है, एक व्यापार पर्यावरण के आयाम होते हैं। इसके ही ये सारे कारण क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं। तो व्यापार और अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी एंड बिजनेस, यानी व्यापार पर्यावरण हमेशा बदलता रहता है। सरकार की नीतियां बाजार की मांग, तकनीकी में बदलाव करती है, जैसी उससे क्या है, अनिश्चितता आ जाती है। जैसा पर्यावरण सरकार ने, मतलब सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी ला दी बिजनेस के ऊपर, या टैक्स बढ़ा दिया, या बाजार की मांग कम हो गई, इन्फ्लेशन हो गया हमारे देश में, या ठीक है मार्केट गिर गया, तो क्या है, अपने आप आपका जो बिजनेस है उस पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी है। इसलिए व्यवसाय को लचीला होना बहुत ज़रूरी है कि भविष्य के दृष्टिकोण से आप क्या है, जब आपका को भी नुकसान हो तो आप उसको उठा सको। ठीक है ना, तो पर्यावरण विश्लेषण और निदान, यानी इन्वायरमेंटल एनालाइज करना और एनालाइज करके उसको क्या करना, उसका समाधान करना, निदान करना। तो यह प्रक्रिया व्यापार के लिए अनुकूल होती है और प्रतिकूल होती है, जिससे क्या कर सकते हैं हम, अपने कारकों की पहचान करनी होती है कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो हमें प्रभावित कर सकते हैं भविष्य में। ठीक है, इसका उद्देश्य अवसर और खतरों को जानकर रणनीति बनाना होता है कि कभी ऐसा हो जाए पर्यावरण, मतलब जैसे कि पर्यावरण ने प्रभाव अगर आप पे पड़े तो आप उससे निदान कर सको। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य है कि संभावनाओं की खोज करना, यानी उसमें निपटना, उस समय में खतरे की पहचान करना कि आपकी बिजनेस में कौन सा खतरा है। ठीक है, रणनीति, निर्णय लेना कि उसके लिए आप क्या अपनाना चाहोगे अपने बिजनेस में। ठीक है, तो पर्यावरण स्कैनिंग तकनीक क्या होती है? तो स्वॉट एनालाइज करना, यानी एस यानी स्ट्रेंथ, शक्तियां एनालाइज करना, वी यानी वीकनेस आपके बिजनेस की, ओ यानी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है आपके बिजनेस की, टी यानी ट्रेड यानी आपके बिजनेस के लिए खतरा क्या हो सकता है। तो ये चार चीजें आपके बिजनेस के लिए जरूरी होती है। तो इसलिए कहते हैं बिजनेस का ये क्या है, स्कैनिंग। हमने बिजनेस को स्कैन कर लिया, स्पॉट कर लिया, शक्ति आपके बिजनेस की क्या है, कमजोरी क्या है, अवसर क्या है और खतरा किससे है, आपको ये जानना, आप आपके बिजनेस करने से पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के तौर पे एक मोबाइल की कंपनी के लिए अगर मैं बताऊं तो शक्ति क्या है, उसका ब्रांड वैल्यू, उसकी ब्रांड वैल्यू, मान लो एप्पल है, उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है, एप्पल नाम से क्या है, उसका ब्रांड है, एप्पल नाम से सब खुश हो जाते हैं ना, एप्पल का फोन। कमजोरी क्या है, कम नेटवर्क। ठीक है, अगर वो कम नेटवर्क में दे पा रहा है तो उसकी कमजोरी है। ठीक है, फिर क्या है, लोग उसको ब्रांड को नहीं खरीदेंगे। अवसर क्या है, ग्रामीण बाजार में उसके जो फ़ोन है
उसको अगर बेचा जाए तो और भी ज़्यादा वो प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रामीण के लोग अभी एप्पल नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा शहरों में भी पॉपुलर है। खतरा क्या है, नई प्रतियोगी, मान लो एप्पल जैसा ही कोई उतर गया मार्केट में, तो इससे पहले हम अगर ये जान लेते हैं तो हम इस समाधान भविष्य के लिए हम योजना बना सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। दूसरा क्या है, एडॉप एडॉप यानी एनवायरमेंट ट्रेड्स एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, यानी इस तकनीक में बाहरी पर्यावरण कारकों के विश्लेषण करके अवसर और खतरे को बांटा जाता है, ठीक है। यह तकनीक रणनीति योजना में बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। उदाहरण के तौर पे बताऊं तो अगर सरकार मोबाइल उद्योग को सब्सिडी देती है, ठीक है, अवसर देती है, अगर आयात शुल्क बढ़ता है तो इससे क्या है, खतरा आएगा, ठीक है। अगर मोबाइल खरीदने वालों को लोग सरकार सब्सिडी देगी कि आप मोबाइल खरीदो, हम आपको सब्सिडी देंगे, कोई फायदा देंगे, तो क्या है, सभी लोग मोबाइल खरीदने भागेंगे, तो मोबाइल कंपनी की तो भाई मजा ही आ गई, तो अवसर हो गए उनकी, ठीक है। अगर सरकार क्या है, आयात शुल्क बढ़ा दे कि फोन का दाम, फोन पे इतना टैक्स लगेगा, तो भाई कंपनी भी बढ़ाएगी अपनी प्राइस, तो फिर कंपनी को खतरा होगा, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि पर्यावरण, यह व्यापार पर्यावरण किसी भी व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह उसके निर्णय और रणनीति को क्या करता है, बिल्कुल प्रभावित करता है। व्यवसायों को चाहिए कि वे पर्यावरण का सतत विश्लेषण करें, अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहे, हमेशा अपने भविष्य में स्वॉट को अपनाए, एडॉप को अपनाए। इन तकनीकों का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, लाभ उठा सकते हो और खतरों से बच सकते हो भविष्य में, ठीक है। तो इस प्रकार संवेदनशील और उत्तरदायी संगठन की आज की प्रतिस्पर्धा में सफल हो सकते हो। जो आज इतना कंपटीशन बढ़ रहा है मार्केट में, इसको आप हल कर सकते हो ये सब चीज़ों को अपना के अपने बिजनेस में, कोई भी बिजनेस हो, ठीक है। देखिए, हमने अपना 3 यूनिट यहाँ पे खत्म कर लिया, चलते हैं हम अपने चौथे यूनिट पे। हम अपने चौथे यूनिट की शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने 3 यूनिट खत्म कर लिए हैं, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती चल रही हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मैंने आपको बता रखा है कि ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगी, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करोगे और मैसेज करोगे तो मैं आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दूंगी। और मेरे पास इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की पीडीएफ भी बन चुकी है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में, ठीक है। तो वो पीडीएफ आपको पर 50 रुपीज़ में मिलेगी पर टेलीग्राम। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ मैसेज करना वहाँ पे। और अगर चाहिए तो लिखना टैक्स, मैं आपको खुद कांटेक्ट करूंगी, आप मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है, टेलीग्राम पे। ओनली 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। चलिए यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो इंटरप्रेन्योरशिप फाउंडिंग द बिजनेस, ठीक है, ये यूनिट नंबर 4 है हमारा। उद्यमता व्यवसाय की स्थापना, यानी उद्यमता, उद्यमी क्या होता है, उद्यमता क्या होता है और उद्यम क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। यानी इंटर यानी इंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज क्या होता है, ठीक है। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, कि पर्सन होते हैं। द पर्सन हु स्टार्ट अ न्यू बिजनेस दैट टेक रिस्क इनोवेट्स इज कॉल्ड इंटरप्रेन्योर। अगर आप शुरुआत में किसी बिजनेस की शुरुआत करते हो, जो भी कोई नया बिजनेसमैन होता है जो रिस्क लेता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है बिजनेसमैन यानी इंटरप्रेन्योर, ठीक है, यानी उद्यमी, ठीक है। अगर आप शार्क टैंक देखते हो तो उसमें कहते हैं ना, एंटरप्रेन्योर आए हैं, तो एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, जो न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एग्जांपल, धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, नरेंद्र भतुनी, ये सब क्या है, ये इन्होंने एक शुरू टाइम पे क्या है, एंटरप्रेन्योर थे ये भी, ठीक है। इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, रिस्क लिया इन्होंने, ठीक है। वही इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमता। उद्यमता क्या होता है, उद्यमता स्थापित करने, संचालित करने और जोखिम उठाने और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही उद्यमता कहते हैं, यानी इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं हम किसे, जिसमें हम इंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग, ऑपरेटिंग, टेकिंग रिस्क एंड अपडेटिंग प्रॉफिट्स, इसको ही हम इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, जिसमें हम रिस्क लेते हैं, ऑपरेटिंग करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं अपने बिजनेस को। वहीं इंटरप्राइज क्या होता है, इंटरप्राइज होता है बिजनेस और कंपनी स्टार्टेड बाय इंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड इंटरप्राइज। जो भी इंटरप्रेन्योर द्वारा जो कंपनी बनाई जाती है उसको हम इंटरप्राइज कहते हैं, ठीक है, उस कंपनी को। तो समकालीन व्यापार वातावरण में उद्यमता के विचार और अवसर कौन कौन से, यानी इंटरप्रेन्योर के आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटीज इन कंटेम्प्रेरी बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसको जानते हैं। तो आज का व्यापारिक माहौल तेजी से बदल रहा है, जिसमें नए नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं और व्यापारिक विचार उभर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हर दिन एक नया स्टार्टअप हो रहा है, एक नया इंटरप्रेन्योर उभर रहा है हमारे भारत में। अगर आप शार्क टैंक देखते होंगे जो सोनी पे आते हैं, उसमें देख सकते हो कि छोटे छोटे बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस, छोटे छोटे बच्चे और कितने जल्द, मतलब गांव में रहने वाले इंटरप्रेन्योर उभर रहे हैं आज हमारे भारत में। तो ये क्या है, डिजिटल क्षेत्र के माध्यम से हो रहा है। ई कॉमर्स ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ये क्या है, ये अवसर देते हैं किसके, हमारे एंटरप्रेन्योर को, ठीक है। हरित व्यवसाय, पर्यावरण मित्र उत्पाद, रिसाइकलिंग, सेवा क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा, होम डिलीवरी, फिटनेस ऐप, स्वास्थ्य में कहे तो आयुर्वेदिक, ऑर्गेनिक फूड डेलिमिनेशन, ठीक है। महिला के लिए कहे तो
हैंडीक्राफ्ट, बुटीक, ऑनलाइन ट्यूशन, तो ये सब क्या है, हमारे माहौल को तेज कर रहे हैं, स्टार्टअप को तेज कर रहे हैं, जो हमारे आए दिन ये लोग उभर रहे हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो उद्यमता की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो प्रोसेस होता है उसमें पहला चीज होता है कि हमें विचार का चयन करना है, यानी आइडिया सिलेक्ट करना, सिलेक्शन, ठीक है ना, कोई ऐसा विचार चुनना जो समाज की जरूरतों को बाजार में मांग हो। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हो तो आपको ये सोचना है कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो लोगों को आज ज़रूरत है, जो मैं दूँ, ठीक है, लोगों को, ठीक है। तो ये ज़रूरत जो आपको समाज की ज़रूरत को पूरा करे। वहीं दूसरा, व्यवसाय योजना बनाना, बिजनेस प्लानिंग करना। आप जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो उसका बजट कितना होगा, विपणन, उसका मार्केटिंग कैसे करोगे, रणनीति प्लानिंग कैसी होगी, संसाधन उसमें कितना तय लगेगा। तो ये सब करना व्यवसाय की योजना बनाना होता है ना, बिजनेस की प्लानिंग करना। तीसरा, वित्तीय व्यवस्था, अरेंजिंग फाइनेंस। अब आप बजट बनाओगे, मार्केटिंग करोगे, तो इनमें आपके पैसे तो लगेंगे ना, तो आपका बैंक कैसा है, निवेशक कैसे हैं आपके, कि अगर आपके बिजनेस में कोई पार्टनरशिप कर रहा है, निवेश कर रहा है, तो वो कैसे है, सरकारी योजना से आपकी पूंजी कैसे प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये सब की क्या करना, अरेंज करना। चौथा, कानूनी प्रक्रिया, लीगल फॉर्मेलिटीज भी होती है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से आपको क्या है, पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, टैक्स कटेगा क्योंकि आपको, ठीक है। तो ये सब आपको लेना पड़ता है, ठीक है। पांचवा, कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन करना, यानी योजना के अनुसार व्यापार को आप क्या करोगे, आप शुरू करोगे, क्योंकि आपका सब काम हो गया, 5 स्टेप, 4th स्टेप तक आपने सारे काम कर लिए, अब 5 स्टेप में क्या है, अब उसको लागू करना स्टार्ट कर दोगे। वही छठा स्टेप में निगरानी और सुधार, मॉनिटरिंग करोगे हमेशा और उसमें इंप्रूवमेंट करोगे, यानी व्यापार की प्रगति पर नजर रखोगे और समय समय में अपना प्रोडक्ट में बदलाव लाओगे, किसके अनुरूप, अपने पर्यावरण के अनुरूप, ठीक है। जो माल ट्रेंडिंग में होगा वही आप लाओगे, ठीक है। वही चौथा, क्या, उद्यमिता के प्रकार को जानते हैं, फॉर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें है बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप आते हैं प्रकार, आप एंटरप्रेन्योरशिप को बोलो तो बहुत प्रकार है, जैसे कि लघु उद्यमिता यानी स्मॉल स्केल के जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, जैसे कि छोटे स्तर पर कहूँ तो किराने की दुकान वाला भी खुद में एक एंटरप्रेन्योरशिप होता है, एक बुटीक वाला आपके जो गली में होगा वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप होता है, उसका खुद का बिजनेस होता है। महिला उद्यमिता, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, महिलाएं द्वारा चला जा रहे व्यापार, जैसे कि कैटरिंग हो गए, हस्तशिल्प, जो हैंडमेड चीजें बनाती है वो भी क्या है, एक एंटरप्रेन्योरशिप है जो अपना कर रही है। तीसरा, सामाजिक उद्यमिता, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यापार मॉडल तैयार किया जाता है, जैसे कि सेल्को जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, सोलर लाइट्स देता है, ठीक है। तो ये सब भी क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप है। कॉर्पोरेट उद्यमिता, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें क्या है, बड़ी कंपनियों में नवाचार और नए प्रोजेक्ट को शुरू करने की प्रक्रिया को जोड़ा जाता है। तो ये सोशल है, ठीक है, कॉर्पोरेट है। तो प्रमुख सरकारी योजना कौन कौन सी है, कि गवर्नमेंट, ठीक है, इनिशिएटिव्स जो स्टार्टअप को, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है। तो भारत सरकार ने, मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया है। स्टार्टअप इंडिया क्या है, जनवरी 2016 में मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि नवाचार को बढ़ावा देना और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। स्वरोजगार यानी उनको एक एंटरप्रेन्योर बनाने की राह में चलना, कि वो खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, ठीक है। लाभ क्या है, टैक्स में उनको छूट दी जाएगी, सरकार ने बोला, अगर वो खुद का बिजनेस थोड़ा करेंगे, जिससे क्या है, अगर वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो दूसरे को नौकरी देंगे, ठीक है। फंडिंग देगी सरकार उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए। आपके स्कूल में भी 12th क्लास में आपको पता होगा, तो दिल्ली सरकार ने भी बिजनेस ब्लास्टर निकाला था, ठीक है ना, कानूनी सहायता देना, ठीक है, जिससे क्या है, बच्चों को पैसे दिए गए थे खुद बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो मोदी सरकार ने भी एक ब्रॉड लेवल पे क्या है, स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट करा था, जिसमें उन्होंने जो रोजगार करना चाहते हैं स्टूडेंट वगैरह से, उनको क्या किया था, पैसे दिए थे, ठीक है, और टैक्स में भी छूट दी थी, जिससे क्या है, वो स्वरोजगार बने और दूसरों को रोजगार देने वाले बने। दूसरा, भारत सरकार की योजना थी स्किल इंडिया। स्किल इंडिया में 2015 में शुरू गई थी ये योजना। उद्देश्य था कि युवाओं को हुनरमंद बनाना, जैसे कि सिलाई में, बढ़ाईगिरी में, कोडिंग में। तो स्किल इंडिया में सरकार द्वारा फ्री में ये सारे कोर्स दिए जा रहे थे, किसको, सारे स्टूडेंट को, महिलाओं को, जो भी जहाँ पे भी रहती है, ऑनलाइन और कोर्स थे, ठीक है। जिसमें क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों थे, जिसमें क्या है, लोगों को क्या है, स्किल सिखाई जा रही थी, सिलाई की, बढ़ाई की, जिनसे क्या है, वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके और घर पे रह के भी वो पैसे कम से कम कमा सके। तीसरा है, भारत सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया 2014 में आरंभ हुआ था। इसका उद्देश्य था कि भारत को विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाना और रोजगार सृजन करना। इससे क्या है, मैन्युफैक्चर भारत से होगा तो जो हमारा एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो क्या है, हमारे पास ज़्यादा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी देश की, और रोजगार में भी लोगों को क्या होगा, फायदा होगा, क्योंकि जब कंपनी बैठती है कोई, तो उसमें कर्मचारी क्या है, वो रोजगार ही तो होता है जो मिलता है उनको, ठीक है। तो वैश्वीकरण और उद्यमिता कैसे कनेक्ट, उसको जानते हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो वैश्वीकरण से भारतीय उद्यमिता को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा और अवसर मिलते हैं। अब भारतीय स्टार्टअप विदेशी निवेश भी पा रहे हैं और विदेशी बाजारों में भी विस्तार कर रहे हैं अपने बिजनेस को। जैसे कि मैं आपको जोमेटो बताऊं,
जोमेटो विदेश में भी चल रहा है अब। ये क्या है, एक भारत का ही तो एंटरप्रेन्योरशिप था, एंटरप्रेन्योर था। ओला, उबर, बायजूस, पेटीएम, ये सभी वैश्विक मंच पर पहचान बनाई है इन सब अपने एंटरप्रेन्योरशिप, इन एंटरप्रेन्योर ने, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि आज के समय में उद्यमता न केवल आर्थिक विकास का स्रोत है बल्कि रोजगार और नवाचार का भी माध्यम बन चुका है, ठीक है। बिजनेस सरकार की योजनाएं जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये क्या करता है, ये उद्यमों को, यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, ठीक है। और एक इसके सफल उद्यमी उद्यमी के लिए, मतलब एक सफल एंटरप्रेन्योर के लिए विचारशीलता, साहस, योजना और सही समय पर निर्णय लेने में मदद करता है। भारत की युवा शक्ति को सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो वो केवल आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं, बल्कि वो देश को आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं, खुद भी बन सकते हैं और देश को भी बना सकते हैं। आई होप यहाँ पे आपका जो यूनिट नंबर 4 था वो भी होता है कंप्लीट, ठीक है। मैंने 4 यूनिट करा दी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते करते चलिएगा, ठीक है। मेरा लास्ट यूनिट है, ये गलती से टाइप हो गया, मैं इसको आपको जो पीडीएफ दे दूंगी तो मैं इसको सही करके दे दूंगी, ठीक है। यूनिट नंबर 5 पे ये, ठीक है। हमने 4 यूनिट कर लिए, अब हम चल रहे हैं हमारे यूनिट नंबर 5 पे, ठीक है। तो हमारे यूनिट नंबर 5 है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये गलत हो गया है तो ये यूनिट नंबर 5 कर लीजिएगा, ठीक है। तो नवीन मुद्दे और चुनौतियाँ कौन-कौन सी हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन में, यानी जो भी इमर्जिंग इश्यूज़ एंड चैलेंजेस हैं, उसको जानते हैं ऑर्गेनाइज़ेशन में जो आते हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन में। तो संगठनात्मक डिज़ाइन में नवाचार, ठीक है, यानी इनोवेशन इन ऑर्गेनाइज़ेशन डिज़ाइन। यानी संगठनात्मक डिज़ाइन का मतलब है कि किसी भी संगठन के संचार और कार्य प्रणाली को इस तरह से तैयार करना कि संगठन अपने लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त कर सके। आजकल जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिज़ाइन और नवाचार में बहुत ज़्यादा अति महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि व्यापार को माहौल में लगातार बदलाव हो रहे हैं। नवाचार संगठन की कार्यप्रणाली, प्रबंधन, संसाधन आवंटन, इन सब में सुधार कर रहा है, क्योंकि आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपका बिजनेस है, उसमें आपका डिज़ाइन, आपके बिजनेस का लोगो, आपका पैकेजिंग, उसको कैसे दे रहे हो, वो सब आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है आज के टाइम पे, ठीक है। तो नवीन मुद्दे क्या है और चुनौती क्या है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो हमें डिज़ाइन, पहला क्या है, संगठनात्मक डिज़ाइन में नवाचार, यानी जो भी आपका कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डिज़ाइन और नवाचार को बढ़ावा देना, यानी नवीनतम बदलाव करना, नए नए बदलाव करना। जैसे कि प्लेट संरचना, प्लेट स्ट्रक्चर, टीम आधारित कार्यप्रणाली लाना, ठीक, टीम बीच बेस्ड स्ट्रक्चर, डिजिटल प्लेटफॉर्म का समावेशन करना, लचीला कार्य वातावरण अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लाना, आपको आज के तौर पे ये आपकी चैलेंजेस भी है और चुनौती भी है, ठीक है। तो सीखने वाली संस्थाएं कौन कौन सी है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपकी क्या है, चुनौतियां बन सकती है। और तो एक सीखने वाली संस्था वह होती है जो निरंतर अपने अनुभवों से सीखती है और अपने कार्यों में सुधार करती है। मतलब सीखने वाली संस्था, अगर आपकी जो बिजनेस नहीं चल रहा है तो आप सीखो क्या, नहीं आप गलत कर रहे हो, और गलत करके फिर क्या है, जो गलत कर रहे हो उसको सही करो, ठीक है। तो इन संस्थाओं में कर्मचारियों को सिखाने और परीक्षण पर जोर दिया जाता है। संगठन में खुले संवाद और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। नवाचार और संरचनात्मक को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे क्या है, आपकी बिजनेस की चुनौती और जो बाधाएं वो दूर होंगी, ठीक है। यह प्रकार की संस्थाएं अपनी प्रतिस्पर्धा लाभ को बनाए रखने में हमेशा परिवर्तन। तो अब जानते हैं हम तीसरी चीज की वर्क डाइवर्सिटी, वर्क, यानी जो कार्यबल है उसमें विविधता, ठीक है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। तो आजकल के व्यवसाय यानी बिजनेस में कर्मचारियों का विविध होना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है। मतलब उनमें डाइवर्सिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि कार्यबल में विविधता से तात्पर्य है कि विभिन्न पृष्ठभूमि, जाति, लिंग, उम्र और संस्कृति की पहचान वाले कर्मचारी एकत्रित होना। यानी हम किसी बिजनेस में देखते हैं वहां पे हर जाति, लिंग, उम्र के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही कैटेगरी के लोग रखते हैं, उसमें हर जाति के लोग होते हैं, हर धर्म के लोग होते हैं, हर उम्र के लोग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये कार्यबल में विविधता दिखाता है। इसके फायदे क्या होते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स है, तो नए दृष्टिकोण और नए विचार हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं, और रचनात्मक और नवाचार में भी इससे वृद्धि होती है। व्यापक बाजार की इससे समझ बढ़ती है और ग्राहक सेवा में भी सुधार होता है, ठीक है। देख सकते हो, न्यू पर्सपेक्टिव एंड आइडियाज, इंक्रीज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ब्रॉड मार्केट अंडरस्टैंडिंग होता है, और इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। यानी कैंपेन्स आर नाउ गेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ डाइवर्सिटी, दिस डाइवर्सिटी, ठीक है। यानी कंपनी अब इस विविधता का लाभ उठाकर प्रतिस्पर्धा से क्या कर सकती है, लाभ प्राप्त कर सकती है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग क्या होती है, फ्रेंचाइजिंग इज अ बिजनेस मॉडल इन विच अ कंपनी franchisor gives the right to sell its brand, product or service and independent person franchises. It is a popular method of business expand because क्यों, लो इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क होता है इसमें, established brand and
मैथोलॉजी होता है क्योंकि वो स्टैब्लिश होता है पहले से। डायरेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, लाइक एग्जांपल मैकडी, मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज, ये जो भी आपके एरियाज में खुलते हैं, ये क्या है, फ्रेंचाइजेस लेते हैं ये लोग। ये जो आपके एरिया में होंगे ना, जहाँ पे आप खाने वाने जाते हो मैकडी और डोमिनोज में, तो ये क्या है, ये मैकडी और डोमिनोज से फ्रेंचाइजीज लेते हैं, ठीक है ना। यानी फ्रेंचाइजीज एक व्यापक मॉडल होता है जिसमें एक कंपनी जो कि फ्रेंचाइजर कहलाती है, जो कंपनी जैसे कि मैकडी और मान लिया हमने कोई कॉफी की कंपनी, या हमने मान लिया पिज्जा हट, तो ये क्या है, फ्रेंचाइजर है। अपनी ब्रांड, अपने प्रोडक्ट और अपनी सेवा को एक स्वतंत्र व्यक्ति यानी फ्रेंचाइजी को बेचने का अधिकार देती है। मतलब जो मैकडी है, जो पिज्जा हट है, जो डोमिनोज है, ये अपने प्रोडक्ट को, ये किसका प्रोडक्ट है, पिज्जा हट ये सब, ये एक ब्रांड है ना, एक प्रोडक्ट है ना, और ये अपनी सर्विस और अपना प्रोडक्ट किसी और को दे देती है कि आप अपने स्वतंत्र होकर बेचो। तो इसे ही कहते हैं फ्रेंचाइजीज। जो आपके एरियाज में जो दुकान खुलती है ना, वो लोग क्या है, मैकडी के इन सब के फ्रेंचाइजीज खरीदते हैं। लेंस गार्ड के लोग फ्रेंचाइजीज खरीदते हैं। आपके एरियाज में लेंस गार्ड की दुकान होगी तो वो क्या है, लेंस गार्ड के मालिक से वो लोग फ्रेंचाइजीज लेते हैं, ठीक है। तो ये व्यापार विस्तार एवं लोकप्रिय तरीका है। क्यों? क्योंकि इसमें कम निवेश होता है और जोखिम भी कम होता है। क्यों कम निवेश होता है? क्योंकि अपने एरियाज में छोटे मोटे खोल लेते हैं। और जोखिम इसलिए होता है क्यों, क्योंकि ब्रांड इस जो जिसकी हम फ्रेंचाइजी लेते हैं, वो ब्रांड ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। तो स्थापित ब्रांड और कार्य प्रणाली होती है, पहले से वो ब्रांड की छवि बनी रहती है कि लोग उस पर आते ही आते हैं, ठीक है। अनुभवी प्रबंधन की दिशा इसमें मिलती है। उदाहरण के तौर पर मैकडोन डोमिनोज, ठीक है। तो दूसरा है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है? तो आउटसोर्सिंग रिफर्स टू द असाइनमेंट ऑफ द सम ऑफ इट इज सर्विस टू फंक्शन बाय अ कंपनी टू आउटसोर्स कैंपेन्स और इंडिविजुअल। लाइक मैं बोलता हूँ तो जैसे आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्सिंग से तात्पर्य है कि किसी भी कंपनी द्वारा अपनी कुछ सेवाएं या कुछ कार्यों को बाहरी कंपनी या व्यक्ति को सौंप देना ही आउटसोर्सिंग कहलाता है। मतलब अपनी सेवा को अपनी कंपनी, किसी बाहर देश की कंपनी को सौंप दिया जाए, ठीक है। So it is a common strategy that helps business reduce cost, improve equality and focus on primary tasks. ये क्या करता है? ये एक सामान्य रणनीति है जो व्यवसाय को लागत में भी कमी देती है, रणनीति गुणवत्ता भी देती है, और सुधार और प्राथमिकता कार्यों में भी ध्यान केंद्रित करती है, जैसे ग्राहक सेवा, आईटी सेवाएं और मैन्युफैक्चर। तो ये क्या है, जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो अपना मैन्युफैक्चर खुद नहीं करती है अपने ब्रांड का, वो किसी और कंपनी को दे देती है कि तुम मैन्युफैक्चर करके दो, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी कंपनी होती है जो मैन्युफैक्चर क्या है, हम किसी और कंपनी, प्रोडक्ट किसी और कंपनी का होता है पर मैन्युफैक्चर वो किसी और कंपनी में कराता है। तो इसी को हम कहते हैं आउटसोर्सिंग, ठीक है। तीस छठा है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स हैज अ चेंज द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। नाउ कैंपेन्स आर सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑनलाइन। आज क्या है, ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। ई कॉमर्स ने व्यापार की दुनिया को बदल कर रख दिया है। अब कंपनियां ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट और सर्विस बेचने लगी है। इसके फायदे क्या होते हैं कि कम लागत में व्यापार कर सकते हैं लोग, ठीक है। लो कॉस्ट में ही व्यापार हो जाता है। वैश्विक स्तर पर ग्राहक मिल जाते हैं आपको, क्योंकि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आपकी खुद की वेबसाइट है, तो उससे क्या है, आपका जो कस्टमर होता है, कस्टमर रीच वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। 24/7 की उपलब्धता होती है, ठीक है। कभी भी आप एक क्लिक करो, आपके घर पर खाना आ जाता है, जो आपको मंगाना हो, कपड़े मंगाना हो, ठीक है। तो ई कॉमर्स के प्रमुख उदाहरण अगर बताऊँ तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम। पेटीएम भी तो ई कॉमर्स है ना, आप किसी को पेमेंट डिजिटली करते हो। तो सातवीं है सरकार और व्यापार का इंटरफेस, यानी गवर्नमेंट एंड बिजनेस इंटरफेस। तो देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस, एज द गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसीज फॉर बिजनेस एंड बिजनेसेस प्रोवाइड टैक्स टू द गवर्नमेंट। यानी 7 है कि गवर्नमेंट एंड बिजनेस इंटरफेस, यानी देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस, एज द गवर्नमेंट मेक्स पॉलिसीज फॉर बिजनेस एंड बिजनेसेस प्रोवाइड टैक्स टू द गवर्नमेंट। यानी सरकार और व्यापार के बीच एक मजबूत संबंध होना चाहिए, क्योंकि सरकार व्यवसायों के लिए क्या करता है, नीति बनाता है किसी भी बिजनेस के लिए, और व्यवसाय वो क्या करता है, वो सरकार को टैक्स प्रदान करता है। तो दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े होते हैं। तो इनके मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं कि नियम और कानून। सरकार व्यापारों के लिए क्या बनाता है, नियम और कानून बनाता है, पॉलिसीज बनाती है। जैसे कराधान कितना होगा, श्रम कानून कितना होगा, आपको कितना घंटे आपके मजदूर से काम कराओगे, ये सब क्या है, बिजनेस के लिए तय कौन करता है, सरकार। प्रोत्साहन योजना, सरकार स्टार्टअप्स से छोटे व्यवसाय को प्रोत्साहन देती है, ठीक है। नियामक नीति, सरकार ये सुनिश्चित करती है कि व्यापार के लिए एक समान और निष्पक्ष खेल मैदान हो, जिसमें क्या है, सब दौड़े। तो आठवां है सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, स्थिरता।
तो सस्टेनेबिलिटी मीन्स डूइंग बिजनेस विदाउट हैविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंटल एंड सोसाइटी। मतलब आपका बिजनेस स्थिर तब होगा, जो आपका स्थिर का मतलब है पर्यावरण और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाले बिना आपका व्यापार करना, वो स्थिर होगा। जब तक आपका बिजनेस स्थिर होगा, जब तक आप पर्यावरण और समाज को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, ठीक है। तो की एक्सपेक्ट क्या है इसके, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी मिनिमम पॉल्यूशन करना और एनर्जी सेविंग करना, ठीक है। दूसरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है बिजनेस की, वर्क फॉर द पुअर एंड एजुकेशन एंड हेल्थ पे भी काम करना चाहिए बिजनेसमैन को। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल बिजनेस मॉडल करना चाहिए, ठीक है। तो नाउ डेज कंपनीज आर मेकिंग सस्टेनेबिलिटी अ पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटेजीज गोल, ठीक है। यानी पर्यावरण संरक्षण से, सामाजिक जिम्मेदारी से और आर्थिक स्थिरता से आजकल कंपनी क्या कर रही है, रणनीति और लक्ष्यों का हिस्सा बना रही है। तो नाइन्थ है कि डिजिटाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, यानी डिजिटाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल innovation have a revolution business operations, marketing and production process। डिजिटल कलर डिजिटलीकरण और तकनीक नवाचार ने व्यापार संचालन और मार्केटिंग, विपणन और उत्पादन प्रक्रिया प्रोडक्शन में क्रांति ला दी है। कैसे? क्योंकि डिजिटल के उपयोग से और प्रौद्योगिकी के उपयोग से हमारा बिजनेस और भी ज़्यादा तेजी से उभर रहा है। जैसे कि डिजिटलीकरण से यह प्रक्रिया जिसमें जानकारी और सेवा डिजिटल रूप से हम क्या है बदल रहे हैं उसमें, ठीक है। अब प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, इनके द्वारा क्या है कुशल और तेजी से अपने जो डेटा है उसको सुरक्षित बना दिया गया है, ठीक है। जिससे आपका जो नवाचार है वो बढ़ता है। उदाहरण के लिए एआई का उपयोग करके ग्राहक सेवा में जैसे कि चैटबॉट दिया जाता है, ग्राहक क्या है अपनी राय रख सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं उनको क्या पसंद है। क्लाउड कंपाउंडिंग का उपयोग करके डेटा संग्रह और सुरक्षित करा जाता है, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि आज के व्यापार वातावरण में विविधता, नवाचार, तकनीक, प्रगति का बहुत महत्व है। वही संगठनात्मक डिजाइन में बदलाव, ई कॉमर्स से, आउटसोर्सिंग से और अन्य नवीन जो व्यवसायी रणनीति कंपनी है उसके तहत कंपनी को प्रतिस्पर्धा में रखने में मदद करती है किसी भी बिजनेस को। इसमें सरकार को व्यवसाय के बीच अच्छे रिश्ते और स्थिरता भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए व्यवसाय को नए अवसर की पहचान करके कार्य में हमेशा क्या है सुधार करना चाहिए और सतत प्रयास करना चाहिए इस पे, ठीक है। तो आपका पूरा यूनिट नंबर 5 तक मैंने मतलब आपका एक वन शॉट में मैंने आपका पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा दिया, ठीक है। तो आपका ऑल यूनिट एक ही वीडियो में होता है यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद मैं आपके लिए लाऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की वीडियोस आपके लिए, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी मेरे पास बन रखी है। अगर आप वो बाई करना चाहते हो तो बाई टेलीग्राम आप ले सकते हो, मैसेज करना टेलीग्राम पे। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हो, चाहे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहती हो, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लोगे तो भी आपको ये पीडीएफ फ्री मिलेगा, मतलब उसके साथ ये फ्री मिलेगा। अगर ये पीडीएफ खरीदोगे तो इसके साथ वो फ्री मिलेगा, मतलब फ्री मतलब दोनों पीडीएफ। अकेले में ये पीडीएफ नहीं दूंगी, 50 रुपीज़ में आपको दोनों पीडीएफ मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हो तो टेलीग्राम पे मैसेज करके मुझसे ले सकते हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और हिंदी में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कहीं भी नहीं है, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है खासकर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। मेरी आईडी है रोमा जयसवाल 8750, ठीक है ना। और टेलीग्राम पे भी, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए नहीं मिलती है ये सारे सब्जेक्टों पे, तो मैं आप लोगों के लिए खास कर लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। सो धन्यवाद।